ये है ताकुमा साकामोटो, जो हम आपकी तरह ही बेरोजगार है। ये बस दिन भर क्रॉस रेवरी नाम का एक पॉपुलर आरपीजी गेम खेलता रहता है और इस गेम के अंदर ये एक डियाब्लो डीमन लॉर्ड कैरेक्टर होता है जो कि उसने खुद से बनाया होता है। गेम के अंदर ताकुमा को सबसे ज्यादा गुस्सा कपल से आता है, तो जैसे ही उसका सामना किसी भी कपल से होता है वो उनको खत्म कर देता है। लेकिन एक दिन अचानक से ताकुमा गेम के अंदर री इनकारनेट हो जाता है, वो भी अपना कैरेक्टर डियाब्लो बन के। ताकुमा यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि भाई उसके साथ आखिर हो क्या गया। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि इन दोनों लड़कियों ने इनस्लेवमेंट रिचुअल करके ताकुमा को यहाँ पर समन किया है, जिनमें से एक पैंथेरियन और दूसरी एल्फ होती है। अब इन दो लड़कियों में ताकुमा को किसने समन किया है इस पे लड़ाई चल रही होती है। आगे इनकी बातों से ताकुमा को पता चलता है कि अभी वो स्टारफॉल टावर में है। इससे उसे पता चल जाता है कि इन दो लड़कियों ने उसे गेम के अंदर समन कर दिया है। स्टारफॉल टावर लाइफेरिया किंगडम के ओल्ड डीमन लॉर्ड डोमेन में है। ज्यादातर समनर समन करने के लिए इसे ही चुनते हैं। या ये जो 4 पिलर दिख रहे हैं इसके बीच में रिचुअल करके किसी रैंडम समन को बुलाया जा सकता है, या कोई रेयर समन के लिए भी अटेम्प्ट कर सकता है। लेकिन अगर रेयर समन फेल हुआ तो जिन स्टोन को समन के लिए यूज किया जाता था वो बस गायब हो जाते हैं। वैसे रेयर समन का सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन हो गया तो वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का होता है। उनकी एबिलिटी हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा माना भी कंज्यूम होता है। यहाँ इन दोनों की अभी भी लड़ाई चल रही होती है कि ताकुमा जो समन हुआ है वो किसका स्लेव बनेगा। ताकुमा इनसे बात करने की सोचता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि भाई जिंदगी में उसने आज तक किसी भी लड़की से बात ही नहीं की है। क्लास में ये अकेला रहता था, प्लेग्राउंड में भी ये अकेला रहता था। यहाँ तक हमें पता चलता है कि ताकुमा बचपन से ही अकेला रहा है। तभी ताकुमा को याद आता है कि भाई गेम के अंदर लड़कियां जो उसे चैलेंज करने के लिए आती थी वो उनसे बात किया करता था। ताकुमा थोड़ी सी हिम्मत करता है और वो इन दो लड़कियों से कहता है, अपना ये आर्गुमेंट बंद करो, अभी तुम डियाब्लो के सामने खड़ी हो। ये दोनों हद से ज्यादा हैरान हो जाते कि भाई समन कैसे बात कर रहा है। यहाँ ताकुमा अपने मन में कहता है, अरे बढ़िया है यार, गेम मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। मैं अपने ओपोनेंट से ऐसे बात किया करता था। ताकुमा इनसे कहता है कि चलो ये सब बंद करो और एक दूसरे से हाथ मिलाओ, वो भी स्माइल के साथ। लेकिन यकीनन ये दोनों उसकी बात को इनकार कर रही होती है। लेकिन तभी इन दोनों के ऊपर कोई फोर्स आ जाता है और ये अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से फोर्सफुली हैंडशेक करती है, वो भी स्माइल के साथ। तभी इनके नेक पे एक स्लेवरी कॉलर आ जाता है, जिसे देखने के बाद ये तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे तीनों सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। ताकुमा को यहाँ पर पता चलता है कि इन दोनों ने उस पे इनस्लेवमेंट रिचुअल यूज किया था, लेकिन साकामोटो के पास डीमन लॉर्ड की रिंग होती है और ये रिंग क्रॉस रेवियर गेम की सबसे ओवर पावर एक्सेसरीज में से एक है। इसका इफेक्ट ये है कि ये किसी भी मैजिक को रिफ्लेक्ट कर देती है। ताकुमा इन दोनों को बताता है कि मैजिक का उस पे कोई भी असर नहीं होता, उसके पास एक ऐसी पावर है जो मैजिक को रिफ्लेक्ट कर देती है और इसी की वजह से ताकुमा इनका स्लेव बनने की बजाय ये दोनों उसके स्लेव बन चुकी है। ये सभी सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। ये दोनों डियाब्लो को अपना इंट्रोडक्शन देती है। ये शेरा ग्रीनवुड है जो कि एडवेंचरर बनना चाहती है और ये रेम है जो कि ऑलरेडी एक एडवेंचरर है। ताकुमा भी इनको अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम है डियाब्लो, मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ जिससे सब डरते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद शेरा काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है। रेम कहती है कि सिटी में जाके उनको इस इनस्लेवमेंट को डिस्पेल करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। आगे सभी फाल्ट्रा सिटी में आ जाते हैं। यहाँ एक होटल में आने के बाद फिर से इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है कि डियाब्लो किसके रूम में रहेगा। रिसेप्शनिस्ट इनकी लड़ाई से गुस्सा हो जाती है और वो इन तीनों को एक ही कमरा दे देती है। या रूम में आने के बाद डियाब्लो सोचने लगता है कि यार मैं एक रूम में, वो भी 2 लड़कियों के साथ, वो भी एक ही बेड में। तब यहाँ पर एक वुमेन आ जाती है जिसका नाम सेलेस्टिन होता है और ये मेनली यहाँ रेम से मिलने के लिए आई होती है। सेलेस्टिया ये नाम ताकुमा को जाना पहचाना सा लगा। तभी शेरा कहती है कि सेलेस्टिया यानी आप इस टाउन की मेज एसोसिएशन की हेड हैं। ये सुनने के बाद ताकुमा को सेलेस्टिन के बारे में याद आता है। वो अपने मन में कहता है कि ये टाउन के मेज एसोसिएशन की हेड है, एक इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो इस टाउन के बैरियर को प्रोटेक्शन करती है। आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। वैसे तो सेलेस्टिया यहाँ पर रेम से मिलने के लिए आई होती है, लेकिन रेम और शेरा के गले में स्लेवरी कॉलर को देखने के बाद और ताकुमा को देखने के बाद वो समझ जाती है कि ये दोनों ताकुमा के स्लेव बन चुकी हैं। आगे सेलेस्टिया को सब कुछ पता चल जाता है कि इन दोनों के साथ क्या हुआ। डियाब्लो क्या आप इनको रिलीज कर सकते हैं। वैसा नहीं कर सकता, इनको स्लेव करना ये मेरी चॉइस नहीं थी। अगर मैं इनको रिलीज कर पाता तो कब का कर देता। इसका मतलब ये है कि हमें स्क्रैच से इसके बारे में रिसर्च करना होगा। हाँ प्लीज कुछ कीजिए। वैसे मेज एसोसिएशन के हेड का यहाँ पर कैसे आना हुआ, मैं आपको इजाजत देता हूँ, आप मुझे बता सकती हैं। ये सुनने के बाद सेलेस्टिया के साथ आने वाले एक मेज को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो डियाब्लो से कह रहा होता है कि वो सेलेस्टिया से ऐसे कैसे बात कर रहा है। बंदे को ऐसे देखने के बाद ताकुमा थोड़ा पैनिक हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि भाई अभी वो एक डीमन लॉर्ड है। बेवकूफ कहीं के, मुझसे तमीज से बात कर। ये सुनने के बाद मेज की बैंड बज जाती है। सेलेस्टिया भी मेज को समझाती है कि वो ऐसे रूडली बात न करे। आगे यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेलेस्टिया रेम को मेज एसोसिएशन में ले जाने के लिए आई होती है, पर रेम इसके लिए मना कर देती है।
है और वो सेलेस्टिया से कोई प्रोटेक्शन लेने के लिए भी मना करती है। सेलेस्टिया रेम के स्लेव कॉलर के लिए कल कुछ करेगी ऐसा कह के यहाँ से निकल जाती है। रेम के लिए सेलेस्टिया का इंपॉर्टेंस देखने के बाद ताकुमा समझ जाता है कि रेम का कोई बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जो कि गेम की स्टोरी लाइन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। साकामोटो जितना जल्दी हो सके सीक्रेट को निकालने का सोचता है। आगे रात को डियाब्लो रेम से पूछता है कि उसका सीक्रेट क्या है। रेम सीक्रेट बताने के लिए रेडी हो जाती है पर वो डियाब्लो से एक प्रॉमिस मांगती है कि क्या वो उसको एक्सेप्ट करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसको कभी भी छोड़ के भाग तो नहीं जाएगा। डियाब्लो भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके साथ हमेशा रहेगा। ये सुनने के बाद रेम को रोना ही आ जाता है क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे ऐसा नहीं कहा होता। आगे रेम डियाब्लो को अपना सीक्रेट के बारे में बताती है। रेम के अंदर डीमन लॉर्ड क्रेब्सक्लम की सोलर शील्ड है। ये सुनने के बाद डियाब्लो थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। वो हमें बताता है कि गेम के अंदर डीमन लॉर्ड क्रेब्सक्लम ऑफिशियली सबसे पावरफुल है। आगे हमें पता चलता है कि रेम का अल्टीमेट गोल उसे डीमन लॉर्ड को हराना है। अभी डियाब्लो समझ जाता है कि क्यों सेलेस्टिया खुद रेम से मिलने के लिए आई होती है। अगर रेम मर जाती है तो उसके बॉडी से डीमन लॉर्ड की सोल निकल जाएगी। साथ ही सेलेस्टिया के पास कोई भी तरीका नहीं है कि रेम की डेथ के बिना डीमन लॉर्ड को एक्सट्रैक्ट किया जाए और सिर्फ सेलेस्टिया ही है जिसको रेम के इस सीक्रेट के बारे में पता था। रेम भी डियाब्लो से कहती है कि उसने जो कुछ भी कहा वो सब सही है। भले ये सब गेम का पार्ट है पर डियाब्लो को रेम के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो रेम से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए उस डीमन लॉर्ड को खत्म कर दूंगा, लेकिन यकीनन हमें उसके लिए बाहर जाके रिसर्च करना होगा। ये सुनने के बाद रेम को तो बहुत ही ज्यादा रोना आ जाता है क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने उसे कुछ ऐसा कहा था। डियाब्लो उसे कहता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं कोई कमजोर नहीं हूँ जो ऐसे ही किसी को छोड़ के चले जाए। अगर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डियाब्लो ऐसे ही बाहर बैठा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डियाब्लो ने उसके साथ ऊंची आवाज में बात की थी। ये उसका बदला लेने के लिए आया होता है। डियाब्लो भाई चुपचाप से जा रहा होता है। उसको इसके मुंह लगने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। डियाब्लो का एटीट्यूड देखने के बाद मेज को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डियाब्लो पे एक बोतल फेंक के मारता है। डियाब्लो गुस्से से इसकी तरफ देखता है जिससे ये काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। तब ये बंदा अपने पॉकेट में से एक क्रिस्टल को निकालता है और जमीन पर पटक देता है। हम देखते कि उससे यहाँ पर सैलामेंडर समन हो जाता है। सैलामेंडर को देखने के बाद उसके अपने बंदे ही मेज से कह रहे होते कि क्या तुम पागल हो चुके हो जो ऐसे बीच सिटी में सैलामेंडर को समन कर दिया, लेकिन ये उसको चुप करवाता है और डियाब्लो को बताता है कि ये सैलामेंडर है जो लेवल 30 का है जो कि तुम्हें एक ही सेकंड में खत्म कर देगा। डियाब्लो भाई ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है कि भाई सैलामेंडर वो भी सिर्फ लेवल 30 का, इतना कमजोर। सैलामेंडर अपने फायर से डियाब्लो पे अटैक कर देता है। बंदा बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। उसे लग रहा था कि डियाब्लो तो खत्म हो गया, लेकिन तभी सामने डियाब्लो कहता है कि बस इतना ही कर सकते हो तुम, लगता है कि लेवल 30 का सैलामेंडर बस इतना ही कर सकता है। डियाब्लो को बिल्कुल ठीक देखने के बाद ये बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सैलामेंडर को और अटैक करने का ऑर्डर देता है। सैलामेंडर अटैक करता है पर डियाब्लो को कुछ भी नहीं हो रहा होता। डियाब्लो बंदे को बताता है कि भाई उसका लेवल 150 है। ये सुनने के बाद बंदा हद से ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, ऐसा तो कोई एग्जिस्ट करना ये नामुमकिन है। यहाँ डियाब्लो अपनी वैंड को निकाल के एक्सप्लोजन स्पेल को कास्ट करता है और एक ही बार में वो इस सैलामेंडर को खत्म कर देता है। डियाब्लो की पावर को देखने के बाद ये सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन डियाब्लो यहाँ पर अपने मन में कह रहा होता है कि शायद से मैंने ठीक ठाक होल्ड बैक कर दिया था। यहाँ ताकुमा समझ जाता है कि गेम के अंदर उसने डियाब्लो को जितना लेवल अप किया था, जितनी उसकी पावर बढ़ाई थी, वो उसी डियाब्लो में समन हुआ है। अगले दिन हम देखते हैं कि डियाब्लो और शेरा एडवेंचरर के लिए रजिस्टर करने के लिए एडवेंचरर गिल्ड में जा रहे होते हैं। डियाब्लो देखता है कि सिटी के अंदर अलग अलग काइंड्स के डेमी ह्यूमंस हैं और यहाँ पर पावर पर्सन के लेवल से मेजर होती है। आगे सभी गिल्ड में आ जाते हैं। यहाँ का माहौल देखने के बाद डियाब्लो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। रेम बताते कि यहाँ पर यह सब नॉर्मल चीज है। आगे वो सीधा इनको रजिस्ट्रेशन की तरफ ले जाती है। तब यहाँ पर हम उसी इमेज को देखते हैं। यहाँ अंदर शेरा तो अपने रजिस्ट्रेशन को कर लेती है पर डियाब्लो को यहाँ की लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही होती। वो कहता है कि मैं इन छोटी मोटी चीजों को फील नहीं करता। शेरा हेलो मेरा भी फॉर्म तुम ही भरो। शेरा तो इससे काफी ज्यादा खुश हो गई होती है। आगे रिसेप्शनिस्ट बताती है कि अभी बस ब्लड सील साइल करना है। डियाब्लो चोर में आगे बढ़ता है पर अंदर से ये सब करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। वो हल्का सा स्लैश मारता है पर बहुत ही ज्यादा खून निकल जाता है। खैर ये सभी प्रोसेस हो जाती है। आगे रिसेप्शनिस्ट इनको एक मिरर के पास लाती है जो कि मैजिक पावर को मेजर करता है। पहले शेरा अपने मैजिक पावर को टेस्ट करती है और उसका लेवल 30 होता है। ये देखने के बाद वो थोड़ा सा नाराज हो जाती है क्योंकि रेम का लेवल 40 था और शेरा को लग रहा होता है कि उसका लेवल रेम से बहुत ही ज्यादा होगा। खैर आगे डियाब्लो की बारी आ जाती है। जैसे वो मिरर को टच करता है आसपास का पूरा एरिया थर थर कांपने लगता है। डियाब्लो अपने हाथ को हटा देता है और सब फिर से नॉर्मल हो जाता है। ये महसूस होने के बाद गिल्ड मास्टर सिल्वी खुद यहाँ पर आ जाती है और पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। आगे सभी एक रूम में आ जाते हैं जहाँ डियाब्लो ने सिल्वी को बता दिया होता है कि क्या क्या हुआ था। ये सुनने के बाद सिल्वी बताती है कि उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो यहाँ पर मेजर ही नहीं हो पाएगी। डियाब्लो इनकी इमेजिनेशन से बियॉन्ड का है। यहाँ तक डियाब्लो की पावर गिल्ड मास्टर से भी बहुत ही ज्यादा होती है। तो गिल्ड मास्टर उससे कहती है कि क्या तुम अभी भी
एडवेंचरर बनना चाहोगे, ये जानते हुए कि भी ये जान के भी तुम्हें अपने कम लेवल के गिल्ड मास्टर के ऑर्डर्स को मानना होगा। डियाब्लो को इन सब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। वो गिल्ड मास्टर से कहता है कि उसे जो क्वेस्ट दिया जाएगा बस उसका बराबर पेमेंट मिले। ये सुनने के बाद सिल्वी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो डियाब्लो को एडवेंचरर के लिए रजिस्टर कर देती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सिल्वी एक ऐसे मिशन को ढूंढ रही होती है जो कि एक्चुअली में डियाब्लो के एबिलिटी को मैच कर पाए और उसे यहाँ पर एक नया क्वेस्ट मिल जाता है। वो डियाब्लो से कहती है कि क्या तुम इसे कंप्लीट करना चाहोगे। वैसे मुझे ये क्वेस्ट थोड़ा सा गड़बड़ सा लग रहा है। आगे हमें पता चलता है कि इनको मादारा स्नेक को हराना है जो कि फॉरेस्ट में ह्यूमंस को खा रहा है। वैसे मेज एसोसिएशन को भी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मादारा स्नेक चाहिए होता है, तो इस मिशन से एक साथ 2 काम हो जाएंगे। ये मिशन काफी ज्यादा हार्ड होता है लेकिन डियाब्लो इनके साथ है, इसकी वजह से ही उनको ये मिशन मिला है, वरना आमतौर पर ये मिशन इनको नहीं मिलता। डियाब्लो इनसे कहता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वैसे मादारा स्नेक जिस फॉरेस्ट में है वो काफी ज्यादा दूर है, तो डियाब्लो पूछता है कि क्या फॉरेस्ट में जाने के लिए कोई पोर्टल है, लेकिन इन दोनों को पोर्टल क्या है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ये जाने के बाद डियाब्लो समझ जाता है कि ये एक चीज ऐसी है जो ओरिजिनल गेम से अलग है। खैर आगे 5 घंटे लगातार चलने के बाद ये लोग फाइनली फॉरेस्ट में आ जाते हैं। तभी शेरा को यहाँ पर कुछ लोग सेंस हो जाते हैं। वो बताते हैं कि सामने ब्रांचेस में 10 लोग हैं। डियाब्लो समझ जाता है कि सिल्वी ने उसे क्यों कहा था कि ये मिशन उसे गड़बड़ लगा। डियाब्लो और इनको यहाँ पर धोखे से बुलाया गया होता है। यहाँ पर कोई भी मादारा स्नेक वेक नहीं है। डियाब्लो शेरा से लोगों के एग्जैक्ट लोकेशन लेता है और ब्रस्ट रेंज स्पेल का यूज करके सामने अटैक कर देता है। डियाब्लो के एलिमेंट मैजिक को देखने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। आगे थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सामने के पेड़ से कुछ सोल्जर्स नीचे गिर जाते हैं। शेरा देखती है कि ये तो एल्फ्स है, वो इनको पहचान जाती है। सेलिस्टर नाम का ये बंदा शेरा से कहता है कि वो उसे यहाँ पर इस स्लेव ट्रेडर से बचाने के लिए आया है। हमें पता चलता है कि शेरा ग्रीनवुड ये एक नोबल प्रिंसेस है। ये सुनने के बाद डियाब्लो को भी याद आता है कि उसने ग्रीनवुड 11 नोबल फैमिली का नाम गेम के अंदर कहीं पे देखा था। यहाँ पर डियाब्लो सब कुछ समझ जाता है कि उसी मेज ने इन एल्फ सोल्जर को ये मिशन दिया होता है। उस मेज ने इन सोल्जर को ये कह के मैनिपुलेट कर दिया होता है कि डियाब्लो एक स्लेव ट्रेडर है और उसने शेरा को स्लेव बना दिया है और उसी वजह से ये अभी उस पर अटैक करने के लिए आए हैं। तभी शेरा इनसे कहती कि उसे वापस आने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि जबरदस्ती उसकी शादी की जा रही थी, इसलिए वो खुद अपनी मर्जी से भाग के आई है और न ही डियाब्लो ने उसे स्लेव बनाया है। उसकी अपनी लाइफ खुद की है और वो अपने मन से जीना चाहती है। लेकिन सोल्जर कहते हैं कि प्रिंसेस अब खुद से जीने के लिए पावरफुल नहीं है। ये सोल्जर्स फोर्सफुली शेरा को ले जाने का सोच लेते हैं। अपनी खुद की लाइफ अपने मन से जीने के लिए शेरा ने अपने खुद के देश को ही छोड़ दिया। ये डिटर्मिनेशन देखने के बाद रेम भी शेरा से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। सोल्जर्स अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी डियाब्लो इनसे कहता है तुम लोगों ने 3 मिस्टेक की है। पहला, मैं कोई भी स्लेव ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एक सोर्सरर हूँ। दूसरा, शेरा पावरलेस नहीं है, मैं खुद उसके साथ हूँ। और तीसरी मिस्टेक, तुमने मुझको एनिमी बना लिया। सोल्जर डियाब्लो पे एरो से अटैक कर देते हैं लेकिन इन एरो से उसे कुछ भी नहीं होता। डियाब्लो कहता है कि ये एरो तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। वो इनसे पूछता है कि क्या तुम लोग मॉन्स्टर और डीमन से फाइट नहीं करते जो कि इतने कमजोर एरोस का यूज कर रहे हो। सोल्जर बताते कि मॉन्स्टर या डीमन से वो लोग फाइट नहीं करते। ये सुनने के बाद डियाब्लो समझ जाता है कि क्यों इस दुनिया का लेवल इतना कम है। आगे सोल्जर एक पावरफुल एरो को निकालता है जिसके अंदर उनकी क्वीन की पावर होती है। ये एक ऐसा एरो है जो कि किसी भी चीज को चीर सकता है। सोल्जर अटैक कर देता है लेकिन हम देखते हैं कि इस एरो से भी डियाब्लो को कुछ भी नहीं होता। ये देखने के बाद सोल्जर हद से ज्यादा हैरान हो जाते हैं। आखिर तुम कौन हो? ये डर बरकरार रखना, मैं हूँ डियाब्लो, एक दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड। डियाब्लो फ्रीजिया स्पेल को कास्ट करके इस पूरे फॉरेस्ट को बर्फ से भर देता है। तब ये मेज भी बिल से बाहर आ ही जाता है। मेरे फट्टे में इसके बॉस से टांग मत अड़ाना वरना अगली बार तुम्हारी जान नहीं बख्शूंगा। मेज डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। आगे हम देखते कि शेरा इनसे कहती है कि वो इनके साथ नहीं आने वाली, अभी वो अपने कंपेनियन रेम और डियाब्लो के साथ रहने वाली है। आगे रात को हम इन दोनों को रूम में देखते हैं। रेम सेलेस्टिया को जो कुछ भी है वो बताने के लिए गई होती है। आगे लेट नाइट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। इसके बाद अगले दिन सिल्वी इनके लिए एक और मिशन लाती है जो कि सेलेस्टिया ने दिया होता है। ये मिशन बहुत ही ज्यादा आसान होता है और रिवॉर्ड्स भी काफी ज्यादा थे। ये जानने के बाद रेम समझ जाती है कि सेलेस्टिया ने ये मिशन जानबूझ के उसके लिए दिया होता है ताकि उनको थोड़े से पैसे मिले, पर रेम सेलेस्टिया के और ऐसा नहीं लेना चाहती थी तो वो इस मिशन को लेने से मना कर देती है। खैर इन लोगों को पैसों की भी जरूरत होती है तो डियाब्लो और शेरा इस मिशन को लेने का सोच लेते हैं और रेम यही सिटी में रुकने वाली होती है। आगे बाहर आने के बाद इमिल नाम का एक बंदा, इसने भी ये गलत र्यूमर सुन ले होते हैं कि एक डीमन ने 2 लड़कियों को स्लेव बना दिया होता है। वैसे एमिल और शेरा रेम की जान पहचान ऑलरेडी होती है। एमिल डियाब्लो से कहता है कि वो लड़कियों का रक्षक है और वह सारी लड़कियों से प्यार करता है। एमिल डियाब्लो पे एक अटैक कर देता है जिसे डियाब्लो बहुत ही आसानी से रोक देता है। इसके बाद एमिल थोड़ा और स्ट्रॉन्ग अटैक करने जा रहा होता है लेकिन तभी डियाब्लो उसके
के सामने आके उसको नीचे पटक देता है। इससे एमिल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इन दोनों में अब पावरफुल फाइट होने वाली होती है। लेकिन तब में रेम और शेरा इन दोनों को रोक देते हैं और एमिल को सब कुछ बता देते हैं कि डियाब्लो ने उनको स्लेव नहीं बना दिया है, उनकी गलती की वजह से ही वो स्लेव बन चुकी है और डियाब्लो तो उनको छुड़ाने में हेल्प कर रहा है। ये सब सुन के एमिल डियाब्लो से माफी मांगता है और उसे अपना दोस्त कह के यहाँ से जाने लगता है। आगे ये अपना मिशन करने के लिए जा रहे होते हैं। इनको उलंग ब्रिज में जाके रिफ्रेशमेंट को डिलीवर करना होता है। बस इतना ही मिशन था। डियाब्लो को याद आता है कि गेम के अंदर उलंग का ब्रिज एक किला टाइप था जो फाल्टर सिटी को मैन ईटिंग जंगल के मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करने के लिए था। आगे लोग उलंग के ब्रिज के पास आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें देखने को मिलता है कि गार्ड इनको घेर लेते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस ब्रिज पे फॉलन मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और गार्ड्स डियाब्लो को एक फॉलन समझ लेते हैं। खैर डियाब्लो की इनस्लेवमेंट र्यूमर की वजह से ये लोग पहचान जाते हैं कि वो कोई फॉलन नहीं बल्कि एक डीमन है। शेरा इनको बताती है कि वो यहाँ पर अपना क्वेस्ट रिफ्रेशमेंट देने के लिए आई है। यहाँ का मॉल देखने के बाद डियाब्लो को फील होता है कि यहाँ कुछ तो हो रहा है। गार्ड से पूछने के बाद डियाब्लो को पता चलता है कि इस ब्रिज पे 100 फॉलन्स अटैक करने वाले हैं। यह सुनने के बाद डियाब्लो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। डियाब्लो हमें बताता है कि गेम के अंदर फॉलन को बॉस मॉन्स्टर जैसा ट्रीट किया जाता है और उसने भी कभी सुना नहीं था कि कभी एक साथ 100 फॉलन अटैक कर रहे हैं। डियाब्लो समझ जाता है कि कुछ नहीं किया तो ये सभी मारे जाएंगे, लेकिन वो इस सोच में पड़ गया था कि भले ही फॉलन उलंग ब्रिज को पार कर लेंगे, लेकिन वो सेलेस्टिया के बैरियर की वजह से फाल्ट्रा में एंटर तो कर ही नहीं पाएंगे। तो आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? तभी शेरा बताते हैं कि हाल ही में फॉलन डीमन लॉर्ड क्रिब्सक्लम को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनने के बाद डियाब्लो समझ जाता है कि फॉलन को शायद पता चल गया है कि रेम के अंदर डीमन लॉर्ड है और अब उनका टारगेट रेम है। तब एक गार्ड अंक डियाब्लो को उनके मिशन के लिए ग्रेटिट्यूड लेटर देता है। ये लीजिए हमारा ग्रेटिट्यूड लेटर, ये प्रूफ होगा कि हमको आपके रिफ्रेशमेंट मिल गए हैं। क्या तुम पागल हो गए? हाँ, ऐसे हालात में तुम ये सब क्या बात कर रहे हो? आपको लग रहा होगा कि मैं काफी ज्यादा रिलैक्स्ड हूँ, पर हो सकता है कि आज मेरा आखिरी दिन भी हो सकता है, तो मैं इसे प्रॉपरली जीना चाहता हूँ। डियाब्लो देखता है कि गार्ड तो बस नॉर्मल दिखने का दिखावा कर रहा होता है, अंदर से वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। क्या तुम्हारा ग्रुप रिट्रीट नहीं करने वाला? अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो फील्ड्स में काम करने वाले लोग दिक्कत में पड़ जाएंगे। यह हमारा काम है कि हम उनके लिए समय निकालें ताकि वह सभी सिटी में इवैक्यूएट हो जाए। ये सब सुनने के बाद डियाब्लो इमोशनल हो जाता है और वो फैसला कर लेता है कि वो सारे फॉलन से भिड़ेगा। या हम रेम को देखते हैं जिसे मिलने के लिए सेलेस्टिया आई होती है। इसके बाद हमें फिर से डियाब्लो की तरफ दिखाया जाता है। सारे लोग लगभग सिटी की तरफ निकल गए होते हैं और अब मेन गेट्स को बंद किया जाने वाला होता है। तभी ऊपर से एक गार्ड चिल्ला के बताता है कि फॉलन्स आ चुके हैं। हम देखते हैं कि जिस लड़की को हमें रात में दिखा गया था वो इन फॉलन के कमांडर होती है। डियाब्लो इन दोनों को भी अंदर जाने को कहता है। ये दोनों अंदर चले जाते हैं। शेरा डियाब्लो को अपना ध्यान रखने को कहती है। डियाब्लो आगे बढ़ता है, गेट्स बंद हो जाते हैं। डियाब्लो चिल्ला के इनसे कहता है, आखिर तुम लोगों को यहाँ पर आने की परमिशन किसने दी? हाँ, अगर तुम लोगों को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तुम लोग अब बस खत्म होने वाले हो। एक बड़ा सा फॉलन डियाब्लो के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि तुम कितने कमजोर और छोटे हो। डियाब्लो एक ही नॉर्मल अटैक से इसको पीछे पटक देता है। बेवकूफ, क्या अभी भी मुझसे फाइट करना चाहते हो? आ जाओ, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। इसके बाद हमें रेम और सेलेस्टिया को दिखाया जाता है, जहाँ सेलेस्टिया रेम को बताती है कि गलुक यानी उस घटिया मेज को उसने उसके कारनाम की वजह से एसोसिएशन से निकाल दिया है। लेकिन गलुक ने सेलेस्टिया को बता दिया होता है कि डियाब्लो ने अपने आप को डीमन लॉर्ड कहा था और सेलेस्टिया इसी बात से थोड़ी सी परेशान थी। रेम भी बताती है कि डियाब्लो एक दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड है। ये सुनने के बाद सेलेस्टिया और भी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड इसके बारे में कभी भी नहीं सुना होता, और अगर ऐसा है भी और वो यहाँ पर समन हुआ है तो सेलेस्टिया को डियाब्लो एक फॉलन होने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। लेकिन रेम इसके लिए बिल्कुल भी मना कर देती है। वो बताती है कि डियाब्लो के पास उसको खत्म करने के लिए कई चांसेस है, लेकिन उसने ऐसा करने का कभी भी सोचा तक नहीं। तभी गलुक यहाँ पर आ जाता है। एसोसिएशन से निकाल देने की वजह से वो पागल ही हो गया होता है। वो यहाँ पर एक डैगर को लेके आया था। उस डैगर को देखते ही रेम गलुक पे अटैक कर देती है, लेकिन गलुक अपने आप को उस डैगर से स्टैब कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डैगर के अंदर का फॉलन ग्रेट ग्रेगोर गलुक के बॉडी पे कंट्रोल ले लेता है। क्या तुम सब मरने के लिए तैयार हो? यहाँ पर हम देखते हैं कि डियाब्लो ने अपने नॉर्मल अटैक से 30 से भी ज्यादा फॉलन को खत्म कर दिया होता है। तभी फॉलन की कमांडर अब खुद लड़ने के लिए आ जाती है। तुम खुद चल के क्यों आई? हाँ, क्योंकि वो हिल नहीं रहा है। नॉर्मली तो वो मेरी सारी बातों को मानता है, पर तुम्हें देखने के बाद वो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। तुम्हारा मॉन्स्टर तुमसे ज्यादा समझदार है। मेरा नाम है एडालार्ज, मैं फॉलन की कमांडर हूँ। डियाब्लो यहाँ पर सोचता है कि अगर वो कमांडर को यहाँ पर हरा देता है तो बाकी के खुद ही विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा कि तुम कितनी स्ट्रॉन्ग हो। तो चलो आओ। एडा डियाब्लो पे अटैक करने के लिए आ जाती है। इसके बाद हमें रेम की तरफ का सीन दिखाया जाता है। उस सब बेवकूफ गलुक की वजह से अब फॉलन सिटी के अंदर
आ चुका था। मेज ग्रोगर पे अटैक कर देते हैं। उसी टाइम रेम और सेलेस्टिया यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन यकीनन ग्रोगर के सामने मेज कुछ भी नहीं थे। वो तुरंत ही बाहर आ जाता है। ये दोनों काफी तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन ये एक डेड एंड के सामने आ जाते हैं। पीछे से ग्रोगर भी यहाँ पर आ जाता है। रेम क्रिस्टल का यूज करके यहाँ पर अपने एक समन को बुलाती है। समन ग्रेगोर पे अटैक कर देता है, लेकिन ग्रेगोर उसे एक ही पंच में खत्म कर देता है। ये देखने के बाद रेम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी यहाँ पर एमिल आ जाते हैं, साथ ही पीछे से और भी एडवेंचरर आते हैं। एमिल अटैक कर देता है, पर उसके अटैक का ग्रेगोर पे कोई भी असर नहीं हो रहा होता। तभी ग्रेगोर अपने ऑरा को अनलिश कर देता है, जिससे एमिल थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। ग्रेगोर के ऑरा को देखने के बाद ये सभी हैरान हो गए होते हैं। उनको कुछ पता नहीं था कि आखिर ये क्या था। ग्रेगोर इनको बताता है कि वो मैन ईटिंग वुड में ग्रेटेस्ट सॉर्सरर है। एमिल एक पावरफुल स्ट्राइक करता है, पर ग्रेगोर बहुत ही आसानी से उसे रोक देता है। फिर उसके बाद वो अपने डार्क बुलेट मैजिक से एमिल पे अटैक कर देता है, जिससे एमिल बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। सेलेस्टिया और रेम उसको यहाँ से जाने को कहते हैं, लेकिन एमिल हार नहीं मानता और वो फिर से खड़ा हो जाता है। इसके बाद हमें डियाब्लो को दिखाया जाता है, जो कि एडा के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था। उसके रिफ्लेक्शन को देखने के बाद डियाब्लो समझ जाता है कि एडा कम से कम 80 लेवल की तो है। डियाब्लो एडा से कहता है कि इतनी कम स्ट्रेंथ में वो उसको कभी भी नहीं हरा सकती। इस सुनने के बाद एडा अपने असली पावर को अनलिश करने लगती है। डियाब्लो समझ जाता है कि ये सैक्रिफिशियल चार्ज अटैक है। ये एक पावरफुल स्किल है जो कि किसी के खुद के हिट पॉइंट्स को कंज्यूम कर लेती है। बहुत बढ़िया, मैं इस अटैक को डायरेक्ट हिट लूंगा। आ जाओ और पूरी ताकत से मुझको हिट करो। एडा डियाब्लो पे लगातार 3 अटैक कर देती है, लेकिन इससे भी डियाब्लो को कुछ भी नहीं होता। ये देखने के बाद एडा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी ऊपर से एक गार्ड और शेरा डियाब्लो को इन्फॉर्म कर देते हैं कि सेलेस्टिया पे फॉलन का अटैक हुआ है और रेम भी उसके साथ ही है। ये सुनने के बाद डियाब्लो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और एडा यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि ग्रेगोर ने अपना काम कर लिया। डियाब्लो समझ जाता है कि अभी वो यहाँ पर समय बर्बाद नहीं कर सकता। शेरा और तुम सभी गार्ड सुनो, मैं ग्रैंड मैजिक को कास्ट करने जा रहा हूँ। सभी वॉल के पीछे छुप जाओ। डियाब्लो ग्रैंड मैजिक को कास्ट करने लगता है। वो एडा से कहता है, मुझे फॉलन के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं है। अगर मरना नहीं चाहती तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। डीमन लॉर्ड को रिवाइव करना जो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर दे, यही मेरा काम है। बेवकूफ, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। असली डीमन लॉर्ड तो यहाँ पर मैं हूँ। लॉर्ड डियाब्लो के पहले कोई भी डीमन लॉर्ड था ही नहीं। ये सुनने के बाद एडा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। डियाब्लो व्हाइट नोआ को कास्ट कर देता है, जिससे सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते कि सामने का एक बड़ा एरिया डिस्ट्रॉय हो गया है। सारे फॉलन खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एडा जैसे तैसे बच जाती है। पर ये सब देखने के बाद वो हद से ज्यादा हैरान हो गई होती है। डियाब्लो भी यहाँ पर थोड़ा सा हैरान था कि एडा उसके व्हाइट नोआ से बच गई। खैर, उसके पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं था। वो तुरंत रेम के पास जाने का सोचता है। वो रिटर्न मैजिक को कास्ट करने का ट्राई करता है और वो कास्ट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ग्रेगोर ने सभी एडवेंचरर को खत्म कर दिया है और एमिल भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी होती। वो अभी भी लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। ग्रेगोर फाइनल अटैक करके एमिल को खत्म करने जा रहा होता है। तभी विंड मैजिक से वो पीछे हो जाता है। हम देखते हैं कि डियाब्लो और शेरा यहाँ पर आ चुके होते हैं। डियाब्लो एमिल से कहता है, तुमने बहुत अच्छा संभाला दोस्त, अब यहाँ से मैं देखता हूँ। एमिल बेहोश हो जाता है। डियाब्लो सेलेस्टिया को एक हीलिंग पोशन देता है और कहता है कि इसे एमिल को पिला देना। इसके बाद वो ग्रेगोर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। ग्रेगोर को देखने के बाद डियाब्लो समझ जाता है कि ये एक सॉर्सरर होने के साथ इसके पास वॉरियर की भी एबिलिटीज है। तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा, चाहे तुम अपनी लाइफ के लिए भीख भी मांगोगी, लेकिन मैं तुम्हें खत्म कर ही दूंगा। उसके बाद मैं फिर इस बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। भले ही तुम बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हो, लेकिन एडा यहाँ पर नहीं आएगी। मैंने सभी फॉलन को खत्म कर दिया है, साथ ही एडा को इतना ज्यादा इंजर्ड कर दिया है कि वो खुद से चल भी नहीं पाएगी। बढ़िया झूठ बोल देते हो। तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चलने ही वाला है कि कौन किसकी जान के लिए भीख मांगेगा। लेकिन तुम कितने भी भीख मांगोगे, लेकिन मैं तुम्हारी जान लेके ही रहूंगा। ग्रेगोर डार्क बुलेट से डियाब्लो पे अटैक कर देता है। डियाब्लो अपनी रिंग का यूज करके उसके अटैक को उसी पे रिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखने के बाद सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। शेरा इनको बताते हैं कि वो डियाब्लो का रिफ्लेक्शन मैजिक है। ग्रेगोर भी इस मैजिक को देखने के बाद पूरे तरीके से हैरान था। तभी डियाब्लो भी डार्क बुलेट का यूज करके ग्रेगोर पे अटैक कर देता है। ग्रेगोर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। डियाब्लो उसे बताता है कि मैंने तो अपने असली पावर का 1% भी यूज नहीं किया है। डियाब्लो ग्रेगोर को अपने दूसरी मैजिक को यूज करने पे उकसाता है और ग्रेगोर यहाँ बेवकूफ बन भी जाता है और वो डार्क प्रेस का यूज करके डियाब्लो पे अटैक कर देता है। डियाब्लो इस मैजिक को भी उसी पे रिफ्लेक्ट कर देता है। उसके बाद डियाब्लो खुद पावरफुल डार्क प्रेस से ग्रेगोन पे अटैक कर देता है, जिससे ग्रेगोन की पूरी तरीके से बैंड बच जाती है। वो डियाब्लो से भीख मांगने लगता है कि उसे वो बख्श दे, लेकिन डियाब्लो उसे हमेशा के लिए डार्कनेस के डायमेंशन में सील कर देता है।
है। ग्रेगॉन के लिए ये मौसम भी बहुत बुरा होता है। डियाब्लो ने अभी अपना काफी सारा मैजिक को यूज कर लिया था तो उसका एमपी काफी ज्यादा कम हो गया था, इसलिए उसे थोड़ी सी थकान हो जाती है। शेरा डियाब्लो के गले लग जाती है और रेम डियाब्लो को बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करती है। रेम को लगा था कि आज वो खत्म हो जाएगी। आगे कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जो भी एडवेंचरर मारे गए थे उन सभी का फ्यूनरल हो जाता है। डियाब्लो यहाँ पर समझ जाता है कि अब ये कोई गेम नहीं रहा, या जो भी मरता है वो फिर से रिजरेक्ट नहीं होता। दिन बीत रहे होते और सिटी धीरे धीरे पहले जैसी हो रही होती है। आगे हमें 10 दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ सिल्वी डियाब्लो को बताती है कि फाल्टर सिटी के लॉर्ड को 11 किंगडम से डिमांड आई है कि वो 10 दिन के अंदर शेरा को उनके हवाले कर दे, वरना वो फाल्टर सिटी के खिलाफ वार कर देंगे। और फाल्टर सिटी के लॉर्ड से ये क्वेस्ट आया होता है कि डियाब्लो को इस वार को रोकना है। आगे सिल्वी ये भी बताती है कि शेरा के भाई ने शेरा के ऊपर एक काफी हाई बाउंटी भी रखी है। ये सुनने के बाद डियाब्लो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आगे वार के क्वेस्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ये सभी लॉर्ड से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। सिल्वी बताती है कि लॉर्ड इस सिटी के हीरो है। काफी समय पहले जब डीमन लॉर्ड था तब लॉर्ड ने अकेले ही काफी सारे फॉलन को हरा दिया था। डियाब्लो सिल्वी से पूछता है कि लॉर्ड का लेवल क्या है, पर सिल्वी को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता क्योंकि लॉर्ड ने कभी भी उनका लेवल मेजर ही नहीं किया। आगे सभी लॉर्ड गालफोर्ड के पास आ जाते हैं। किंगडम के किंग ने इसको फाल्ट्रा सिटी को संभालने का काम सौंपा होता है। गालफोर्ड इनको बताता है कि वॉर करने के लिए तैनात किए जाने वाले एल्व्स अभी ईस्ट फॉरेस्ट में हैं। उनकी तादाद कम से कम 100 की है। ये उतने ज्यादा तो नहीं है, पर वो चुपके अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। तो गालफोर्ड वॉर के लिए अपनी सेना को वहाँ पर भेजता है तो काफी सारे सोल्जर्स खत्म हो जाएंगे, जो कि गालफोर्ड बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए इसने ये मिशन डायरेक्ट डियाब्लो को सौंप दिया होता है। गालफोर्ड प्रिंसेस शेरा से पूछता है कि वो अपने लग्जरी लाइफ को छोड़ के ऐसे एडवेंचरर जैसे क्यों जीना चाहती है। शेरा उसे बताती है कि वो खुद से कुछ करना चाहती है, उसकी खुद की कोई पहचान वो बनाना चाहती है, जो कि वो 11 किंगडम में रहने के बाद कभी भी नहीं बना सकती। गालफोर्ड शेरा के इमोशन को समझ जाता है। डियाब्लो कहता है कि शेरा अब उससे बिलोंग करती है, तो गालफोर्ड ग्रीनवुड के किंगडम के वार की और शेरा की जिम्मेदारी डियाब्लो पे छोड़ देता है। लेकिन तभी वो इनको ये भी बता देता है कि किंगडम को इस मैटर के बारे में पता चल गया था, तो किंग ने रॉयल इंपीरियल नाइट एलिसिया क्रिस्टेला को इनके हेल्प करने के लिए भेज दिया है। इंपीरियल नाइट को देखने के बाद ये सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। डियाब्लो हमें बताता है कि गेम में सिर्फ पावरफुल पीपल ही इंपीरियल नाइट बन सकते थे। आगे हम देखते कि भाई ये एलिसिया तो बहुत ही ज्यादा पोलाइट होती है, जो कि देख के बेचारा डियाब्लो समझ नहीं पा रहा था कि इससे बात कैसे करे। खैर जैसे तैसे वो संभाल लेता है। आगे डियाब्लो अपने आप के लिए एक नॉर्मल सा वेपन बनाने के लिए जा रहा होता है, क्योंकि उसका खुद का वेपन हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अभी उसे थोड़ा डर लग रहा होता है कि कहीं इंपीरियल नाइट के सामने वो एनिमी उसको गलती से जान से ना मार दे। डियाब्लो यहाँ पर एक वेपन को बना लेता है। इसके बाद वो कुछ पोशन वगैरह लेने के लिए जा रहे होते हैं। वैसे ये जितना हो सके वार को टालने की कोशिश करने वाले हैं, पर लेकिन फिर भी अगर वार हो जाता है तो उसके लिए भी इनको प्रॉपर तैयार रहना होगा। शेरा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी तो वो थोड़ा सा आगे निकल जाती है। तब यहाँ पर कोई स्मोक बॉम्ब फेंक देता है। डियाब्लो अपने वेपन से फॉग को रिमूव करता है। वो देखता है कि 2 बाउंटी हंटर शेरा को उठा के भाग रहे हैं। डियाब्लो उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन सामने से और उसके 2 साथी बाउंटी हंटर आ जाते हैं। डियाब्लो अपने न्यू वेपन से ही इन दोनों को दीवार पे पटक देता है। डियाब्लो देखता है कि वेपन काफी स्ट्रॉन्ग है, पर ठीक है इससे कोई घातक घाव नहीं लग रहा। तभी पीछे से और एक बाउंटी हंटर आ जाता है। एलिसिया उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है। यहाँ रेम भी एक और पीछे छुपे हुए बाउंटी हंटर पे अटैक कर देती है। एलिसिया डियाब्लो से कहती है कि वो इनको संभाल लेगी, आप आगे जाइए। डियाब्लो काफी तेजी से शेरा की तरफ जाने लगता है। ये दोनों हंटर नोटिस कर लेते कि भाई कोई बहुत ही तेजी से इनके पीछे आ रहा है। डियाब्लो इनको पकड़ने वाला होता है कि सामने से एमिल इन बाउंटी हंटर पे अटैक कर देता है। आगे सभी बाउंटी हंटर को बांध देते हैं। एमिल उस दिन के लिए डियाब्लो को थैंक्स भी कहता है और इन बाउंटी हंटर को यहाँ से लेके निकल जाता है। डियाब्लो शेरा से कहता है कि शेरा तुम मुझसे ज्यादा दूर मत रहना, तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। डियाब्लो मुझे माफ कर दीजिए, मेरी लापरवाही की वजह से शेरा खतरे में पड़ गई। अरे नहीं एलिसिया तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है, मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई थी। लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। शुरू से ही मैंने तुम्हारी हमारी हेल्प के लिए साथ नहीं रखा है। मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ। तो फिर मैं आपके किस काम आऊंगी डियाब्लो जी? जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर बार परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए अपने आप को जरा रिलैक्स रखो। तुम किसी चीज में फेल हो जाती हो तो अपने आप को माफ करना सीखो। ठीक है मैं समझ गई। मैं एलिस अपना पूरा जोर लगा के जब यूजफुल नहीं होगी तो खुद को माफ किया करूंगी। अरे यार ये तो पूरा गलत ही समझ गई। आगे हम देखते हैं कि एलिसिया के पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज आने लगती है। हाँ लगता है कि हमें कुछ खाने के लिए जाना चाहिए। आगे हम रेस्टोरेंट में देखते हैं कि सेलेस्टिया इनसे मिलने आई होती है और इनको बताती है कि स्लेव कॉलर को निकालने के लिए उसको एक तरीका मिला है। हालांकि ये पक्का नहीं है कि ये तरीका पूरे तरीके से काम करेगा ही, इसकी बस पॉसिबिलिटी है। सिटी के सेंटर एरिया में कल एक स्लेव कार्निवल आया है।
इनस्लेवमेंट कॉलर और स्लेव कॉलर लगभग सिमिलर मैजिक से ही बने होते हैं, तो वहाँ जाने के बाद इनको इनस्लेवमेंट कॉलर को निकालने का तरीका मिल सकता है। डियाब्लो भी जितना जल्दी हो सके इन कॉलर्स को निकाल देना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि ये सेंट्रल प्लाजा में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद एक लेडी इनका वेलकम करती है। इसका नाम है मेडियोस और ये इनकी ओनर है। मेडियोस पूछती है कि क्या डियाब्लो इन दोनों को यहाँ पर बेचने के लिए आया है। डियाब्लो गुस्से में कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। मेडियोस देखती है कि डियाब्लो के पास तो हद से ज्यादा मैजिकल पावर है। क्या बात है, आज तक मैंने इतनी ज्यादा खतरनाक मैजिक पावर किसी में भी नहीं देखी। तुम्हें अगर कोई गुस्सा कर दे तो उसका खेल तो खत्म हो जाएगा। डियाब्लो को कुछ समझने आ रहा होता है कि मैजिक फ्लो क्या है। तभी शेरा कहती है, ओ तो क्या आप भी डियाब्लो की मैजिक पावर को देख सकती हैं? इसका मतलब ये है कि तुम भी मैजिक पावर फ्लो को देख सकती हो। हाँ, क्या सच में शेरा? लेकिन तुमने इसके बारे में मुझे कभी भी नहीं बताया। रेम, तुमने इसके बारे में मुझे कभी पूछा ही नहीं था। आगे डियाब्लो इसको सेलेस्टिया का इंट्रोडक्शन लेटर देता है, जिससे मेडियोस को पता चल जाता है कि डियाब्लो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कॉलर को हटाने के तरीकों को जानने के लिए आया है। मेडियोस ने भी पहली बार इस मैजिक रिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट को देखा होता है, तो उसे भी ये नहीं पता होता है कि ये काम करेगा। पर सेलेस्टिया इनको यहाँ पर भेजा है तो वो ट्राई करने का सोच लेती है। तभी मेडियोस देखती है कि रेम के अंदर से भी काफी ज्यादा पावरफुल मैजिक फ्लो हो रहा है। खैर उसे पूरी तरीके से ये पता नहीं चलता कि इस पावर का सोर्स क्या है। डियाब्लो आगे कॉलर को हटाने के बारे में पूछता है। मेडियोस बताती है कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, तो सबके सामने वो इसे नहीं दिखा सकती। रेम और एलिसिया बाहर आ जाती है। रेम को थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो एलिसिया अपने एक तरीके से उसे चेयर अप करने लगती है। लेकिन तभी उसे रेम के हाथ में एक अजीब सा पैटर्न देखने को मिलता है। रेम को थोड़ा बेटर फील हो जाता है। एलिसिया ने फर्स्ट टाइम ये किसी मैच पे ट्राई किया होता है, तो उसे लगता है कि ये उसी वजह से उसको ऐसा पैटर्न दिखा। यहाँ पर अंदर हम देखते कि मेडियोस ने डियाब्लो को बता दिया होता है कि शेरा की बॉडी में जहाँ सबसे ज्यादा मैजिक है, डियाब्लो को वहाँ पर फोकस करके अपने मैजिक पावर को शेरा के अंदर डालना है। डियाब्लो ये सब कर पा रहा होता है। मेडियोस यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान हो गई थी कि डियाब्लो ने एक ही बारी में ये सीख लिया। आगे वो बताते हैं कि अब उसे शेरा के कोर तक पहुँचना है। डियाब्लो अपनी पूरी कोशिश करता है। इसके बाद हमें सीधा रात में दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि डियाब्लो कॉलर को नहीं निकाल पाया था। डियाब्लो इनको बताता है कि उसने मैजिक के फ्लो को देखना ये तो आसानी से सीख लिया था, लेकिन इंस्ट्रूमेंट कॉलर के मैजिक फ्लो में आगे इतनी ज्यादा उलझन थी कि वो देख नहीं पा रहा था कि कौन सी लाइन सही है, और वो फेल हो गया। खैर अभी सभी काफी थके हुए थे तो सोने का सोच लेते हैं। एलिसिया ने सामने की रूम बुक की होती है, तो वो अपने रूम में जा रही होती है। लेकिन तभी इनको दरवाजे के सामने से एक फ्लूट की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खुलने के बाद हमें देखने को मिलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शेरा का बड़ा भाई प्रिंस कीरा होता है, जो यहाँ पे इनोसेंट होने का ढोंग करता है और शेरा को यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। वो इन सब से कहता है कि वार वगैरह करना ये सब उसके फादर का फैसला था, जो कि जल्दबाजी में उन्होंने लिया। वो तो शेरा की फीलिंग की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। डियाब्लो भी यहाँ कीरा की पर्सनालिटी को देखने के बाद थोड़ा हैरान हो गया था। वो सोचता है कि अगर सब कुछ शांति से हो जाता है तो यह ठीक ही है, लेकिन शेरा कीरा को अच्छे से पहचानती है। वो समझ जाती कि वो सब ये नाटक कर रहा है और वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। ये सुनने के बाद डियाब्लो कीरा को यहाँ से निकलने को कहता है। कीरा यहाँ से जाने लगता है। हालांकि जाने से पहले वो फिर से इनोसेंट बन के कहता है, कल मैं एक बार फिर से आऊंगा और तुम्हें पूछूंगा, शायद से अभी तुम काफी ज्यादा थकी हुई हो तो फैसला नहीं कर पा रही, और अगर वो आने से मना कर देती है तो क्या तुम वार करोगे? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर अगर वो खुद आने के लिए राजी हो जाती है तो आप क्या करेंगे? हाँ, सवाल ही नहीं बनता। लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ आना चाहेगी तो मैं उसकी चॉइस की रिस्पेक्ट करूंगा। आगे रात को हम देखते हैं कि कीरा की वजह से शेरा रात को सो नहीं पा रही होती है। रेम भी जाग जाती है और वह शेरा के साथ बातें करती है। शेरा रेम को बताती है कि उसको अपने किंगडम में जाने की कोई भी दिलचस्पी नहीं है। उसका सपना एक कैफे को ओपन करना है। डियाब्लो और रेम अब उसके लिए फ्रेंड ही नहीं बल्कि एक फैमिली जैसी है। ये सुनने के बाद रेम थोड़ी इमोशनल हो जाती है। शेरा, अनफॉर्चुनेटली अभी मैं तुम्हारी फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं बन सकती। अभी मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तब तक मैं अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं सकती। रेम, क्या इसके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ? मुझे नहीं पता। तो क्या डियाब्लो कुछ कर सकते हैं? हाँ, शायद से डियाब्लो वो कुछ कर सकते हैं। हम देखते हैं कि डियाब्लो भी इनकी बातें सुन रहा होता है। शेरा, अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद तुम मुझे वेलकम करती हो तो मैं तुम्हारे कैफे में ज्वाइन होंगी। हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद हमें कीरा को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें इसका असली चेहरा देखने को मिलता है। इसने कुछ तो प्लान किया होता है जिससे शेरा इसके पास आएगी ही। इसके बाद हमें ताकुमी यानी डियाब्लो के पास का सीन दिखाया जाता है जब वो एक बच्चा था। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ताकुमी जिनको अपना फ्रेंड समझता था वो तो बस उसका यूज किए और उसको धोखा दे दिया। ये जानने के बाद ताकुमी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि डियाब्लो को ये अपना बचपन का सपना आया था। आगे एलिसा कल रात जो कुछ भी हुआ उसका रिपोर्ट लॉर्ड गलफोर्ड को देने के लिए जा रही होती है और रेम भी वही बात सेलेस्टिया को इन्फॉर्म करने के लिए जा रही होती है। इनके जाने के बाद डियाब्लो
डियाब्लो यहाँ पर कुछ हीलिंग पोशंस को बनाता है ताकि अगर वार हो जाता है तो ये इनके काम आए। तभी बाहर से कीरा फ्लूट बजाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि शेरा हिप्नोटाइज हो जाती है और वो बाहर जाने लगती है। डियाब्लो उसे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। शेरा उसे कहती है कि वो अपने किंगडम ग्रीनवुड में जा रही है। ये सुनने के बाद डियाब्लो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। शेरा कीरा के साथ जा रही होती है और कल रात के एग्रीमेंट के अनुसार अगर शेरा खुद से जाना चाहती है तो डियाब्लो उसे रोकने नहीं वाला था। शेरा कीरा के साथ निकल जाती है। डियाब्लो इस बात को सहन नहीं कर पा रहा होता। तब ये दोनों रिपोर्टिंग करके वापस आ जाती है। ये डियाब्लो से पूछती है कि आखिर क्या हुआ। वो बताता है कि शेरा ग्रीनवुड में वापस चली गई है। ये सुनने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। डियाब्लो अपने रूम में आ जाता है। उससे ऐसा लग रहा होता है कि शेरा ने भी उसे बचपन के फ्रेंड की तरह धोखा दे दिया है। इस बात को सोच सोच के डियाब्लो रोने लगता है। थोड़ी देर बाद रेम यहाँ पर आ जाती है और वो डियाब्लो को समझाने की कोशिश करती है कि शेरा ऐसी लड़की नहीं है कि वो झूठ बोले, शायद वो कोई माइंड कंट्रोल स्पेल के अंडर हो। डियाब्लो कहता है कि वो इतना समझता है। डियाब्लो अपने मन में कहता है कि जब वो फ्लूट बजी थी तभी शेरा का बर्ताव अचानक से बदल गया। डियाब्लो ने इस बात को नोटिस कर लिया था पर वो फ्लूट एक्चुअल गेम में नहीं थी। बस इसी की वजह से डियाब्लो को लग रहा होता है कि उसके साथ पहले जैसा ही धोखा हो गया है। लेकिन रेम यहाँ पर हार नहीं मान रही होती। वो कहती है कि वो अकेली जाके शेरा को वापस लाएगी। डियाब्लो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो रेम से पूछता है कि वो शेरा के लिए इतना क्यों कर रही है। रेम कहती है क्योंकि शेरा उसकी फ्रेंड है। ये सुनने के बाद डियाब्लो को शेरा के साथ के अब तक के सारे अच्छे मोमेंट याद आने लगते हैं और फाइनली वो अपना मन बना लेता है कि वो भी शेरा को वापस लाएगा। ये लोग शेरा को रेस्क्यू करने के लिए निकलने लगते हैं। तभी एलिसिया भी इनके साथ ज्वाइन हो जाती है। या फॉरेस्ट में हम देखते कि कीरा ने शेरा को पकड़ के रखा होता है। ये फ्लूट एल्फ प्रजाति का एक सीक्रेट आर्ट होता है जिससे यूजर किसी का माइंड कंट्रोल कर सकता है और जिसका माइंड कंट्रोल कर सकता है वो उसे कुछ भी डिमांड दे सकता है। कीरा इसी पावर का यूज करके शेरा से पूछता है कि डियाब्लो ने इंस्ट्रूमेंट कॉलर का यूज करके शेरा को क्या क्या डिमांड किया। शेरा बताती है कि डियाब्लो ने उसे बस एक बार ही कमांड दी थी कि वो रेम के साथ मुस्कुरा के हैंडशेक करे। ये सुनने के बाद कीरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी हम देखते कि यहाँ पर एक एक्सप्लोजन हो जाता है। कीरा को कुछ पता नहीं होता है कि ये क्यों हुआ, लेकिन वो उसकी इतनी ज्यादा चिंता नहीं करता। आगे वो एक स्लाइम का यूज करके शेरा को टॉर्चर करने लगता है। शेरा को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। वो चिल्ला के डियाब्लो को हेल्प के लिए आवाज देती है और हम देखते कि डियाब्लो यहाँ पर आ जाता है। शेरा को ऐसे देखने के बाद डियाब्लो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पहले उसको छुड़ाता है। कीरा को कुछ भी समझ नहीं आता है कि गार्ड क्या कर रहे हैं, उन्होंने इनको अंदर कैसे आने दिया। डियाब्लो उसे कहता है कि क्या तुमने एक्सप्लोजन का आवाज नहीं सुना। कीरा यहाँ पर आके देखता है कि डियाब्लो ने उसके सारे गार्ड्स की बैंड बजा दी होती है। ये देखने के बाद कीरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो डियाब्लो से कहता है आखिर तुमने ये क्या कर दिया, क्या तुम वार करना चाहते हो। मैं बस यहाँ पर कंफर्म करने आया हूँ कि शेरा असली में क्या चाहती है। तुमने अपने घटिया ट्रिक का यूज करके उसे मैनिपुलेट किया। शेरा इसको बताओ कि तुम क्या चाहती हो। कीरा फिर से शेरा को कंट्रोल करता है और शेरा कहती है कि उसे अपने घर ग्रीनवुड में जाना है। लेकिन तभी डियाब्लो भी इंस्ट्रूमेंट कॉलर का यूज करके शेरा को ऑर्डर देता है कि वो आखिर सच में क्या चाहती है वो बताए। इंस्ट्रूमेंट कॉलर कीरा के स्पेल को पूरी तरीके से हटा देता है और शेरा अपने ट्रू फीलिंग्स को बताती है कि उसे आजाद रहना है, उसे हमेशा के लिए अपने कंपेनियन, अपने फ्रेंड्स डियाब्लो और रेम के साथ रहना है। ये सब देखने के बाद कीरा को अब हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल समन क्रिस्टल को निकालता है और बताता है कि ये क्रिस्टल एल्फ का सीक्रेट आर्ट है जो पूरी दुनिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। डियाब्लो इससे फाइट करने के लिए आगे आ जाता है। कीरा क्रिस्टल को तोड़ देता है और हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल समन आ जाता है। इसका नाम है हाइड्रा। इस समन को देखने के बाद डियाब्लो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि गेम के अंदर उसने इसे कभी भी देखा नहीं होता। शेरा डियाब्लो को अपना ध्यान रखने को कहती है क्योंकि ये समन कई सदियों से रॉयल फैमिली का गार्डियन रहा है। डियाब्लो इन सभी को साइड में जाने को कहता है। ये सभी साइड में आ जाते हैं। कीरा हाइड्रा से डियाब्लो को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देता है पर हम देखते कि कीरा भी इस हाइड्रा को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता। डियाब्लो समझ जाता है कि गेम के अंदर जो भी एलिमेंट फ्यूचर के लिए प्लांट किए गए थे वो ऑलरेडी इस गेम का पार्ट है, इसलिए डियाब्लो को भी इस समन या फिर कीरा के फ्लूट के बारे में कुछ पता नहीं था। आगे डियाब्लो अपनी असली वैंड को निकाल के हाइड्रा पे हेवंस फॉल स्पेल से अटैक कर देता है। डियाब्लो देखता है कि हाइड्रा का एक सर तो इससे ही टूट गया है तो उसे ये हाइड्रा ज्यादा पावरफुल नहीं लगता। लेकिन तभी हाइड्रा अपने सिर को रीजनरेट कर देता है। ये देखने के बाद डियाब्लो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हाइड्रा उसी सर से विंड अटैक करके डियाब्लो पे हमला कर देता है जिससे डियाब्लो थोड़ा पीछे हो जाता है। ये एक एलिमेंट अटैक था तो इस वजह से डियाब्लो का रिफ्लेक्शन और फिजिकल डैमेज रिडक्शन इसके खिलाफ एक्टिव नहीं हो सकता। साथ ही डियाब्लो इस बात से भी हैरान था कि हाइड्रा एक साथ दो स्किल को कैसे यूज कर रहा है क्योंकि हर समन के पास बस एक ही स्किल होती है। तभी हम देखते कि सारे हेड्स डियाब्लो पे अलग अलग एलिमेंट से अटैक कर रहे होते हैं। ये देखने के बाद डियाब्लो हद से ज्यादा हैरान हो जाता है। हाइड्रा लगातार अटैक कर रहा होता है। यहाँ पर कीरा बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। डियाब्लो सोचने लगता है कि इस हाइड्रा की कोई ना कोई तो कमजोरी होगी। तभी पीछे से शेरा डियाब्लो को बताती है कि हाइड्रा के बॉडी के अंदर
अंदर एक कोर है, अगर उसे डिस्ट्रॉय किया जाए तो हाइड्रा वापस क्रिस्टल में चला जाएगा। लेकिन कीरा बताता है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये कोर बॉडी के अंदर लगातार घूमता रहता है, तो उसे डिस्ट्रॉय करना लगभग नामुमकिन है। डियाब्लो कहता है कि अब बस बहुत ही हो गया, अब मैं इसे पूरी तरीके से खत्म ही कर दूंगा। डियाब्लो हाइड्रा के नीचे आ जाता है और एक बहुत पावरफुल थंडर स्पेल से हाइड्रा पे अटैक कर देता है। थंडर हाइड्रा के पूरे बॉडी में चला जाता है, जिससे उसकी बहुत ही ज्यादा बैंड बच जाती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हाइड्रा की पूरी बॉडी फटने लगती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सबके सब हद से ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि डियाब्लो ने इतने पावरफुल समन को खत्म कर दिया। यह डर के मारे कीरा हद से ज्यादा पैनिक हो जाता है। कीरा की इतनी सारी गलतियों की वजह से डियाब्लो उसे खत्म करने जा रहा होता है, पर शेरा डियाब्लो को रोक देती है। वो बताती है कि वो हमेशा कीरा से नफरत करती है, पर चाहे कुछ भी हो जाए वो है तो उसका बड़ा भाई। वो दोनों बचपन में एक साथ हंसते खेलते बड़े हुए हैं। ये सब सुनने के बाद कीरा को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई उसके सर को काट डालता है। हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि गलफोर्ड होता है। कीरा की डेथ से शेरा सदमे में आ जाती है। डियाब्लो को आगे पता चलता है कि गलफोर्ड ने ये सब कुछ शुरू से ही प्लान किया था। अब गलफोर्ड यहाँ पर शेरा को भी पकड़ने वाला था। वो कहता है कि अगर कोई भी बीच में आएगा तो उसे खत्म कर देगा, लेकिन यकीनन डियाब्लो ऐसे थोड़ी ना शेरा को गलफोर्ड के हवाले करने देगा। वो बीच में आ जाता है। गलफोर्ड डियाब्लो को एक बैरियर के अंदर फंसा देता है। डियाब्लो देखता है कि वो इस स्पेल को नहीं जानता। गलफोर्ड बताता है कि ये एक रिचुअल मैजिक है जो बड़े मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए डिजाइन किया हुआ है। डियाब्लो भी इससे बाहर नहीं आ सकता। तभी एलिसिया गलफोर्ड जो कर रहा है इसके खिलाफ हो जाती है, लेकिन गलफोर्ड बहुत ही तेजी से उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है। एलिस कुछ भी देख तक नहीं पाई होती। डियाब्लो ने ये देख लिया होता है। आगे गलफोर्ड का मैजिक फ्लो देखने के बाद डियाब्लो समझ गया होता है कि वो लेवल 100 से ज्यादा ही है। गलफोर्ड यहाँ एलिस को खत्म नहीं करता, वो उसे वापस इंपीरियल कैपिटल में जाने को कहता है और आगे वो शेरा और बाकी सबको पकड़ने को कहता है। डियाब्लो इस बैरियर के मैजिक फ्लो को देखने लगता है। उसको इसका सेंटर मिल जाता है। डियाब्लो उसको क्रश कर देता है और हम देखते हैं कि ये बैरियर टूट जाता है। ये देखने के बाद गलफोर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। गलफोर्ड यहाँ पर समझ जाता है कि भाई अभी उसे पहले डियाब्लो का सामना करना ही पड़ेगा। डियाब्लो भी यहाँ पर काफी गुस्सा था कि गलफोर्ड ने उसे ऐसे यूज किया। इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। डियाब्लो एक्सप्लोजन का यूज करता है, पर गलफोर्ड उसके अंदर से आके डियाब्लो पे लगातार काफी ज्यादा तेजी से स्लैश मारने लगता है। डियाब्लो को काफी ज्यादा डैमेज लग रहा होता है। गलफोर्ड उसे कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारे साथ खेलने में कोई मजा ही नहीं आ रहा है। डियाब्लो गलफोर्ड के नीचे एक्सप्लोजन स्पेल डाल देता है, जिससे गलफोर्ड को थोड़ा डैमेज हो जाता है और यह डियाब्लो अपने पोशन से पूरी तरीके से हील हो जाता है। इसके बाद वो पूरे ग्राउंड में कई सारे एक्सप्लोजन लगा देता है। डियाब्लो पिछले 30 सालों से मुझे कोई भी इंजर्ड नहीं कर पाया। अच्छा तो ऐसी बात है, इसका मतलब ये है कि तुम कभी भी एक अच्छे अपोनेंट से नहीं भिड़े हो। गलफोर्ड ट्रैप्स की लोकेशन पे ना जाते हुए डियाब्लो पे हमला करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन गलफोर्ड को कहा पता होता है कि भाई डियाब्लो इस गेम का कट्टर प्लेयर था। वो दिन रात इसी गेम को खेला करता था। गलफोर्ड के सामने अभी वो इंसान है जिसने इस गेम के अंदर काउंटलेस चैलेंज पार करके रखे हैं। गलफोर्ड फिर से डियाब्लो की स्पेल के अंदर आ जाता है, लेकिन वो इससे बच जाता है। डियाब्लो को चांस मिल जाता है। वो गलफोर्ड को फ्री जोन में फंसा देता है, लेकिन गलफोर्ड उसको तोड़ के सीधा डियाब्लो पे फतल ब्लो देने के लिए आ जाता है। डियाब्लो समझ जाता है कि गलफोर्ड जानबूझ के उसके ट्रैप में फंसा ताकि वो उस पर डायरेक्ट हिट कर पाए, लेकिन गलफोर्ड की स्वॉर्ड जैसे डियाब्लो की बहुत ही ज्यादा पास आती है, डियाब्लो उस पे थंडर बुलेट से अटैक कर देता है, जिससे गलफोर्ड बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। हम देखते कि उसने भी डियाब्लो को हल्का सा स्लैश मार दिया था। खैर वो हील हो जाता है। डियाब्लो को पता चलता है कि फ्री जोन से निकलने के लिए गलफोर्ड ने एब्सोल्यूट मार्शल आर्ट को यूज किया, जो अटैक के खिलाफ परफेक्ट डिफेंस ऑफर करता है। और जो लास्ट अटैक उसने यूज किया था वो हिट सोनिक स्किल थी, जो लेवल 120 पे सीखी जा सकती है या गलफोर्ड उठ जाता है। तो फाइनल ब्लो कहाँ पर है? मैं तो अभी भी जिंदा हूँ, बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। मेरा सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। इस बात को समझ लो कि तुम्हारे जैसा कोई मुझे नहीं हरा सकता। तो क्या तुम मुझे खत्म नहीं करोगे? लग रहा है कि तुमने लास्ट के 2 अटैक में अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन तुम्हारे लिए बुरा हुआ, कुछ भी काम ही नहीं आया। अगर मैं कोई नॉर्मल ओपोनेंट होता तो शायद से तुम जीत पाते, पर तुम इतने कमजोर हो कि तुम्हें हराने के लिए मुझे अपनी आधी पावर तक को भी यूज नहीं करना पड़ा। तो अगर मैं तुम्हें जिंदा भी छोड़ देता हूँ तो मुझे तुमसे कोई भी खतरा नहीं है। आगे गलफोर्ड डियाब्लो को धमकी देने लगता है कि वो रॉयल मैजेस्टी को उसके बारे में अभी भी रिपोर्ट कर सकता है, जिससे डियाब्लो को दिक्कत भी हो सकती है। पर एलिस बीच में आ जाती है और वो कहती है कि वो ऐसा कुछ होने ही नहीं देगी। उल्टा वो गलफोर्ड के एक्शन को ही रिपोर्ट करेगी कि सराउंडेड नेशन के साथ के अपने नेशन की शांति को गलफोर्ड ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। फिर भी गलफोर्ड कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर मार देना यही तुम लोगों के लिए सही होगा। डियाब्लो से कहता है कि चुप रहो, अगर वो इतना ही मरना चाहता है तो खुद जाके मरे या कभी भी उसको चैलेंज कर सकता है, लेकिन अगर उसने फिर से कभी उसके और उसके कंपेनियन को कुछ करने की कोशिश की तो वो इस पूरे नेशन को ही डिस्ट्रॉय कर देगा।
जाएगा। ये सुनने के बाद गलफोर्ड चुपचाप से यहाँ से निकल जाता है। रेमिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी कि डियाब्लो ने गलफोर्ड को हरा दिया था। आगे वो डियाब्लो से हीलिंग पोशन मांगती है ताकि इंजर्ड एल्फ को हील किया जाए। डियाब्लो उसको पोशन दे देता है। रेम डियाब्लो को शेरा को देखने को कहता है। यहाँ पर हम देखते कि शेरा अपने भाई की डेड बॉडी के पास होती है। भले वो कितना भी उसको हेट करती थी पर वो उसका बड़ा भाई था। वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। आगे 3 दिन बीत जाते हैं। रेम के साथ शेरा थोड़ा नॉर्मल हो रही होती है। एलिसा इंपीरियल कासल में रिपोर्टिंग करने के लिए गई होती है और यहाँ पे डियाब्लो हमेशा की तरह अनमोटिवेटेड था। आगे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक विलेज के सारे लोगों को मार देता है जो कि डीमन लॉर्ड को वर्शिप करते थे। इसके बाद हमें इंपीरियल कैपिटल कासल में दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि जिस बंदे को हमने अभी देखा था वो भी एलिसा की तरह एक इंपीरियल नाइट होता है पर वो एलिसा से काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इसका नाम है सैडलर। एलिसिया ने यहाँ रिपोर्ट कर दिया होता है तो वो फिर से फाल्ट्रा सिटी में जा रही होती है। तभी सैडलर एलिसिया को बताता है कि हेड प्रीस्ट लुमिचिना ने प्रोफेसी बताई है कि फाल्ट्रा के वेस्ट साइड में डीमन लॉर्ड रिजरेक्ट होने वाली है तो वो भी एक पार्डन के रूप में फाल्ट्रा में जाने वाला होता है। इसके बाद हमें इनको दिखाया जाता है जहाँ रेम शेरा को समनिंग सिखा रही होती है। शेरा यहाँ पे एक टर्की शॉट को समन करती है। इससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। रेम बताती है कि ये उतना पावरफुल समन तो नहीं है पर इसकी एबिलिटी विजन शेयर की है। ये जो भी देखेगा शेरा वो देख सकती है। अब शेरा को इसको इंस्लेव करना था तो वो एक स्टोन को निकालती है। डियाब्लो पूछता है कि आखिर वो क्या है। रेम बताती है कि ये एक मैजिक स्टोन है जो कि इंस्लेवमेंट रिचुअल के लिए जरूरी है। रेम डियाब्लो को भी एक स्टोन दे देती है ताकि शायद फ्यूचर में इसका कोई यूज पड़े। स्टोन को डियाब्लो ने गेम के अंदर नहीं देखा था तो उसको इसके बारे में पता नहीं था। आगे शेरा इंचार्टेशन करके स्टोन को खाती है और टर्की शॉट को इंस्लेव कर देती है। आगे हम इन दोनों को एक रिवर में देखते हैं जो कि नहा रही होती है और डियाब्लो यहाँ पर साइड में बैठा होता है। तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर एडा आ जाती है और वो रेम को पकड़ लेती है। डियाब्लो यहाँ पर आ जाता है। वो एडा से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करने आई है। एडा बताती कि वो यहाँ पे फाइट करने के लिए नहीं आई है। उसको किसी ने बताया है कि रेम के अंदर डीमन लॉर्ड सील है और रेम को टच करने के बाद एडा को ये कंफर्म भी हो जाता है। शेरा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। रेम उसे बता देती कि उसके अंदर डीमन लॉर्ड सील है। ये सुनने के बाद शेरा रेम के गले लग जाती है। वो समझ जाती है कि रेम अब तक कितना कुछ सहन कर रही थी। आगे डियाब्लो एडा से पूछता है कि क्या रेम की जान ना जाए बिना डीमन लॉर्ड की सोल को निकाला जा सकता है। एडा बताती है कि हाँ, रिजरेक्शन रिचुअल मेथड से रेम की जान जाए बिना डीमन लॉर्ड की सोल को उसके बॉडी से निकाला जा सकता है लेकिन यकीनन डियाब्लो रेम को डायरेक्ट इनके हवाले नहीं कर सकता। ये बात एडा भी जानती थी तो वो रिचुअल डियाब्लो को भी सिखा देगी ऐसा कहती है। डियाब्लो इसके लिए मान जाता है। एडा इनको 3 दिन बाद फुल मून नाइट में स्टारफॉल टावर में आने को कहती है। आगे सभी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। यहाँ पर एलिसा भी आ जाती है। वो इनको तुरंत अपने रूम में चलने को कहती है। डियाब्लो पूछता है कि आखिर बात क्या है। एलिसा सैडलर के बारे में इनको बताती है कि वो एक ऐसा इंपीरियल नाइट है जो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है जो डीमन लॉर्ड को वर्शिप करते हैं और अगर उसको इनके बारे में कुछ गलतफहमी हो गई तो दिक्कत हो सकती है क्योंकि सैडलर का लेवल 100 है। साथ ही उसके पास एक अनोखी पावर है। ये लोग चुपके से अपने इन में जा रहे होते हैं लेकिन सैडलर इनके सामने ही आ जाता है। एलिसा उसे कहती है कि वो बस अपने एडवेंचरर फ्रेंड्स को हेलो करने के लिए आई है। सैडलर इनको अपने आप से इंट्रोड्यूस करता है और इनको भी अपना इंट्रोडक्शन देने को कहता है। डियाब्लो बॉय शांत रहने की कोशिश करता है पर वो अपने डीमन लॉर्ड वाले एक्टिंग से बाहर ही नहीं आ पाता और वो कहता है कि मैं हूँ दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड। ये सुनने के बाद सभी के सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। खैर सैडलर को भी इस बात पे कोई यकीन नहीं हो रहा होता। फिर भी किसी के मुंह से डीमन लॉर्ड सुनना उसके लिए यही काफी था कि वो इन सबको सजा दे। सबसे पहले वो रेम पे कोई अजीब मैजिक से अटैक कर देता है जिसकी वजह से रेम को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है। सैडलर कहता है कि यह है गॉड की पावर, ये एक डिवाइन पनिशमेंट है, इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। लेकिन डियाब्लो को पता होता है कि भाई गेम के अंदर कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं है। वो मैजिक फ्लो से देख लेता है कि रेम के गले के पास मैजिक पावर है। वो सैडलर से कहता है कि चूजे तुम इसे डिवाइन पनिशमेंट कहते हो। हाँ, ये तो वैसे एक नॉर्मल सी सिंपल स्पेल है। ये सुनने के बाद सैडलर हैरान हो जाता है कि डियाब्लो को ये कैसे पता चला। वो रेम के ऊपर से स्पेल को हटा देता है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है कि डियाब्लो ने उसे चूजा कह दिया। एक बेकार से डीमन होके तुम गॉड की पावर पे सवाल करोगे। हाँ, तो तुम भी इस गॉड की डिवाइन पनिशमेंट को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। बेवकूफ कहीं के ऐसे बेकार मैजिक मुझ पे काम नहीं करते। सैडलर डियाब्लो पे स्टोन मैजिक से अटैक कर देता है लेकिन डियाब्लो रिंग का यूज करके मैजिक को उसी पे रिफ्लेक्ट कर देता है और सैडलर स्टोन बन जाता है। एलिसा कहती है कि अभी ये सब क्या हुआ। डियाब्लो उसे बताता है कि उसने रिफ्लेक्शन का यूज करके मैजिक को सैडलर पे ट्रांसफर कर दिया। अर्थ स्पेल का स्टोन मैजिक लेवल 60 पे हो जाने के बाद इस स्पेल को बिना इंचार्टेशन के किया जा सकता है। प्लेयर के लेवल के अनुसार ये मैजिक हट जाता है और पर्सन फिर से नॉर्मल हो जाता है। रेम डियाब्लो को उसकी फिर से जान बचाने के लिए शुक्रिया करती है और ये लोग सैडलर को यहाँ से लेके निकल जाते हैं। अगले शाम को इनको स्टारफॉल टावर में जाना होता है पर
रेम अपने सीक्रेट के बारे में एलिसिया को भी बताना चाहती थी, पर डियाब्लो इसके खिलाफ होता है क्योंकि एलिसिया एक इंपीरियल नाइट है और वो डीमन लॉर्ड के रिवाइवर पर ऐसे ही शांत नहीं बैठेगी। लेकिन रेम फिर भी उसे बताना चाहती थी क्योंकि एलिसिया भी डियाब्लो और शेरा की तरह उसकी फ्रेंड बन गई होती है। आगे हम देखते कि रेम ने एलिसिया को उसके बारे में सब बता दिया होता है। ये सब जानने के बाद एलिसिया को रेम के लिए बहुत ही ज्यादा सैड फील होता है। वो उसके गले लग जाती है। मामला काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था तो शेरा भी गले लग जाती है, पर यहाँ पर डियाब्लो को कुछ गड़बड़ फील हो रही होती है। आगे सभी स्टारफॉल टावर में आ जाते हैं। एडा ने ऑलरेडी रिचुअल की सारी तैयारी करके रखी होती है। डियाब्लो एडा को यहाँ एलिसिया से भी इंट्रोड्यूस करवाता है, पर एडा कोई रिएक्ट ही नहीं करती। ये देखने के बाद डियाब्लो थोड़ा हैरान हो जाता है। उसे लगा था कि एलिसा को देखने के बाद एडा काफी सवाल करेगी। खैर आगे एडा डियाब्लो को बताती है कि उसे बस अपने मैजिक पावर को रेम के अंदर डीमन लॉर्ड के सोल पे लगा देनी है, जिससे रिजरेक्शन ट्रिगर होगा। रेम लेट जाती है। डियाब्लो रिचुअल करने के लिए रेडी हो जाता है। वो रेम के अंदर डीमन लॉर्ड के सोल को डिटेक्ट करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे वो दिख जाती है। डियाब्लो अपनी मैजिक पावर को वहाँ पर डालने लगता है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड यहाँ पर रिजरेक्ट हो जाती है। यहाँ पर पहले माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना था, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें यहाँ पर एक छोटी सी लड़की देखने को मिलती है और यही डीमन लॉर्ड होती है। इसको देखने के बाद डियाब्लो भी हैरान हो जाता है और एडा बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। डियाब्लो डीमन लॉर्ड से पूछता है कि है क्या तुम ही सच में डीमन लॉर्ड हो? वो हाँ कहती है। डियाब्लो उसे कहता है कि तैयार हो जाओ, मैं हूँ दूसरी दुनिया का डीमन लॉर्ड जो तुम्हें यहाँ पर खत्म करने वाला है। डीमन लॉर्ड कहती है कि अच्छा तो तुमने भी मेरे रिजरेक्शन में हेल्प की है, हाँ तो रिवॉर्ड में मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत दूंगी। डीमन लॉर्ड अपने ऑरा को अनलिश करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाती है क्योंकि उसे यही पता नहीं होता है कि दर्दनाक मौत कैसे देते हैं। तब यह सबको पता चलता है कि डीमन लॉर्ड रिजरेक्ट हुई है, पर उसके पास उसकी कोई मेमोरीज ही नहीं है। उसको ये पता ही नहीं है कि फाइट कैसे करते हैं। डीमन लॉर्ड को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। इसके ऊपर से रेम और शेरा डीमन लॉर्ड को समझाने लगते हैं कि ह्यूमैनिटी को खत्म करना ये सब बेकार है। डीमन लॉर्ड को ये सब करने की कोई जरूरत है ही नहीं। और हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड इनकी बात मान भी जाती है। वो कहती है कि मैं ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करने वाली। ये सुनने के बाद डियाब्लो तो हैरान ही हो जाता है, पर एलिसिया भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिसिया सीधा एडा से पूछती है कि क्या डीमन लॉर्ड की इस बात से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि एलिसिया एडा को पहले से ही जानती है। खैर डीमन लॉर्ड जो चाहती है एडा वो मान जाती है। उसको तो बस डीमन लॉर्ड रिजरेक्ट हुई है यही मैटर करता है। ये सुनने के बाद एलिसिया को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी डीमन लॉर्ड कहती है कि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। शेरा अपने साथ कुछ बिस्किट को लेके आई होती है तो वो डीमन लॉर्ड को खिला देती है और डीमन लॉर्ड को बिस्किट बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाते हैं। वो कहती है कि वो इस दुनिया के सारे बिस्किट को खा जाएगी। आगे सभी टाउन की तरफ जा रहे होते हैं। डियाब्लो रेम से पूछता है कि क्या वो डीमन लॉर्ड को एक्सेप्ट करेगा। रेम कहती है कि डीमन लॉर्ड की वजह से उसकी मॉम, ग्रैंड मदर इनको बहुत कुछ सहना पड़ा, इसलिए वो डीमन लॉर्ड को खत्म करना चाहती थी। पर अगर डीमन लॉर्ड ह्यूमैनिटी को खत्म नहीं करना चाहती तो इस डीमन लॉर्ड से उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी आसमान से यहाँ पर कोई आ जाता है। हमें पता चलता है कि ये डीमन लॉर्ड की रिजरेक्शन से ही यहाँ पर आया है। इसका नाम यूले रेक्स है, हम इसको रेक्स ही कहेंगे। रेक्स ये डीमन लॉर्ड को काफी जनरेशन से सर्व करता आया है। डियाब्लो को इसके बारे में पता होता है क्योंकि गेम के अंदर ये था। एडा बताती है कि रेक्स पिछले डीमन लॉर्ड के पहले से जिंदा है, वो सभी फॉलन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। रेक्स कहता है कि वो डीमन लॉर्ड की रिजरेक्शन से बहुत ही ज्यादा खुश है और इसे सेलिब्रेट करने के लिए वो यहाँ पे जो भी मॉर्टल है उनको खत्म कर देगा। लेकिन डीमन लॉर्ड इसके लिए बिल्कुल भी मना कर देती है। वो कहती है कि अगर वो इन सबको खत्म कर देगा तो वो बिस्किट नहीं खा पाएगी। रेक्स को कुछ भी समझ नहीं आता। वो एडा से पूछता है कि डीमन लॉर्ड मॉर्टल को मारने के खिलाफ क्यों है। एडा बताती है कि उसे भी कुछ नहीं पता। रेक्स समझ जाता है कि उसके सामने इनकम्प्लीट रिजरेक्टेड डीमन लॉर्ड है और अगर असली डीमन लॉर्ड को रिजरेक्ट करना है तो इसको खत्म करना पड़ेगा। रेक्स डीमन लॉर्ड पे अटैक कर देता है, पर एडा उसे रोक देती है। वो रेक्स को समझाने की कोशिश करती है कि डीमन लॉर्ड की विल इसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। रेक्स उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि फॉलन का भी इस दुनिया में एक पर्पस है, उनको डीमन लॉर्ड की इनकम्प्लीट रिजरेक्शन को ठीक करना ही होगा। रेक्स एडा को एक किक मार के दूर पटक देता है, फिर काफी तेजी से उसके पास आके उसको एक तगड़ा पंच मार देता है। डियाब्लो एलिसिया को, रेम और शेरा को प्रोटेक्ट करने को कहता है। रेक्स एडा को काफी ज्यादा चोट पहुंचा रहा होता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि उस पे अटैक होने वाला है। रेक्स एडा को फेंक देता है और डियाब्लो के अटैक को डॉज कर देता है। तो तुमने मेरे अटैक को डॉज कर दिया, हाँ? एक बेकार सा डीमन होके फॉलन पे अटैक करने की हिम्मत, हाँ? बेवकूफ कहीं के। तुमने भला ही काफी ज्यादा जिंदगी जी है, लेकिन लगता है कि तुमने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दिया। मैं हो डियाब्लो, तुम्हारे जैसे गधे की ट्रू डीमन लॉर्ड के सामने खड़े होने की हिम्मत कैसी हुई? ये सुनने के बाद रेक्स काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन डियाब्लो ने उसे ऐसे ही टॉन्ट मार दिया होता है। रेक्स भला कैसे डियाब्लो के बारे में जानेगा। डियाब्लो फायर एक्सप्लोजन से अटैक करता है। रेक्स काफी तेजी से डियाब्लो पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। डियाब्लो सामने सुपर माइन को लगा देता है जिससे रेक्स फट जाता है, लेकिन डियाब्लो
देखता है कि इससे भी रेक्स को कुछ हुआ नहीं है और वो काफी तेजी से उसके पास आ गया है। रेक्स क्वार्ट्ज लांस नाम के एक स्पेल से डियाब्लो पे अटैक कर देता है, पर डियाब्लो रिफ्लेक्टिंग रिंग का यूज करके रेक्स के अटैक को उसी पे लगा देता है। मैजिक रिफ्लेक्शन, आखिर ये कैसे? ओह, तो तुमने फर्स्ट शॉट में ही इसे पहचान लिया। नामुमकिन है। मैजिक रिफ्लेक्शन ये कई यूनिक पावर है जो माइंड के डेविल लॉर्ड एनकावरस का मैजिक है, तो आखिर ये तुम्हारे पास कैसे? डियाब्लो हमें बताता है क्योंकि वही पहला है जिसने गेम में एनकावरस को हराया था और रिवॉर्ड में उसे ये रिंग मिली थी। डियाब्लो समझ जाता है कि रेक्स 2 जनरेशन से जिंदा है, तो उसे इसके बारे में पता है। बेवकूफ, अब तुम समझे। चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते। रेक्स भाई समझ जाता है कि डियाब्लो के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी पूरी जान लगा के सीधा डीमन लॉर्ड पे अटैक करने के लिए आ जाता है, पर रेम डीमन लॉर्ड को बचा लेती है और डियाब्लो लाइटनिंग बुलेट से रेक्स पे अटैक कर देता है। रेक्स डियाब्लो की पावर को देखने के बाद पूरे तरीके से हैरान हो जाता है। खैर वो यहाँ से भाग जाता है। एलिस डियाब्लो से कहती है कि क्या तुम उसे खत्म नहीं करने चाहते थे? डियाब्लो उसे कहता है कि मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया था। खैर डियाब्लो अपने मन में कहता है कि अगर वो अपनी रियल पावर का यूज करता तो ये पूरी जगह की बैंड बच जाती, जिससे रेम और बाकी सब भी दिक्कत में पड़ सकते थे। ये लोग सिटी में वापस जाने लगते हैं। आगे एडा डीमन लॉर्ड से विदा लेती है। यकीनन वो एक फॉलन है तो वो सिटी में नहीं आ सकती। डीमन लॉर्ड का नाम काफी बड़ा होता है और सिटी में उसका रियल नेम डायरेक्टली यूज भी नहीं किया जा सकता, इसलिए शेरा डीमन लॉर्ड का नाम क्लेम रख देती है। आगे सभी अपने रूम में आ जाते हैं। इसके बाद हमें सैडलर को दिखाया जाता है जो कि अभी नॉर्मल हो गया होता है। डियाब्लो ने जो उसके साथ किया था उससे उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपना बदला लेने का सोच रहा होता है। अगले दिन ये सभी एक कैफे में आए होते हैं। सेलेस्टिया भी यहाँ पर होती है। डियाब्लो ने क्लेम के बारे में उसको सब बता दिया होता है कि अभी उसकी कोई मेमोरी वगैरह नहीं है। सेलेस्टिया को भी अभी क्लेम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो बस उस पर नजर रखने वाली होती है। आगे सभी घर निकल रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद डियाब्लो और शेरा नोटिस करते हैं कि रेम और एलिसिया उनके पीछे है ही नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिसिया ने क्लेम और रेम को एक गली में लेके आई है। रेम को कुछ पता नहीं होता है कि एलिसिया इनको यहाँ पर क्यों लाई है। तभी थोड़ी देर बाद एलिसिया अपने असली रंग दिखाने लगती है। हमें पता चलता है कि एलिसिया असली में डीमन लॉर्ड की वर्शिपर है। वो डीमन लॉर्ड की असली पावर को अनलिश करना चाहती है और ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहती है, और असली डीमन लॉर्ड को जगाने के लिए वो रेम को एक चाबी की तरह यूज करने वाली होती है। रेम को कुछ समझ नहीं आता कि एलिसिया ऐसा क्यों कर रही है। यहाँ पर ये दोनों घर पर आ जाते हैं, यहाँ पर भी उनको वो नहीं मिलते। डियाब्लो शेरा को यह रेकनो को कहता है ताकि अगर वो घर आए तो पता चल जाएगा, और वो उनको ढूंढने निकल जाता है। यहाँ रेम को आगे ये भी पता चल जाता है कि गुला को वो डैगर एलिसिया ने ही दिया होता है। तभी यहाँ पर सैडलर भी आ जाता है। वैसे सैडलर को यहाँ एलिसिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। असली डीमन लॉर्ड को अवॉइड करने के लिए एलिसिया ने यहाँ पर एक परफेक्ट प्लान बना दिया होता है। वो सैडलर से कहती है कि रेम और उसके बाकी सभी साथी डीमन लॉर्ड वर्शिपर हैं और पता नहीं उन्होंने कहां से इस बच्ची को पकड़ लिया है। डीमन लॉर्ड वर्शिपर सुनते ही सैडलर यहाँ रेम को पकड़ने का सोच लेता है और उसको डियाब्लो से भी अपना बदला लेना था। रेम यहाँ पर अपने समन का यूज करके फाइट करने की कोशिश करती है, पर सैडलर उसके समन को बहुत ही आसानी से हरा देता है। फिर उसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके रेम को पकड़ लेता है। एलिसिया रेम के कान में आके कहती है कि डीमन लॉर्ड को बस नफरत की जरूरत है। रेम और क्लेम को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, पर डियाब्लो को उनके कुछ पता नहीं चलता। उसे लगा ही था कि एलिसिया कुछ तो गड़बड़ है। आगे हम देखते कि रेम और क्लेम एक पिंजरे में बंद करके सैडलर इनको कहीं पे ले जा रहा था। यहाँ अंदर इन दोनों के बीच में काफी बातें होती है, जिससे इन दोनों को एक दूसरे के अकेलेपन के बारे में पता चलता है। क्लेम रेम के अंदर थी तो उसे हमेशा अकेला रहना पड़ता था। इसी तरह से सालों से क्लेम भी अंदर अकेली ही थी। एक दूसरे का दर्द जानने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो जाती है। क्लेम कहती है कि क्या वो इस केज को उड़ा के सभी सोल्जर को खत्म कर दे, लेकिन रेम ऐसा करने से उसे मना कर देती है। वो क्लेम को समझाती है कि उसे सभी के साथ हंसता खेलता रहना है, ना कि किसी की जान लेनी है। क्लेम इस बात को पूरे तरीके से समझ नहीं पाई होती, पर वो रेम को प्रॉमिस करती है कि वो उसकी ये बात मानेगी। आगे हमें पता चलता है कि सैडलर रेम को उस चर्च में ले आता है जहाँ पर वो हर डीमन लॉर्ड वर्शिपर को टॉर्चर करता है। रेम सैडलर को समझाने की कोशिश करती है कि वो डीमन लॉर्ड वर्शिपर नहीं है, लेकिन एक सैडलर उसकी बात को नहीं मानता, और ये सुनने के बाद तो उसे और भी यकीन हो जाता है कि रेम डीमन लॉर्ड वर्शिपर है, क्योंकि हर डीमन लॉर्ड वर्शिपर जिसको वो टॉर्चर करने के लिए लाया था वो उसको यही कहते थे। सैडलर को यहाँ पर ऐसा लगता है कि भाई वो तो गॉड ही है। रेम एलिस से पूछते है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। एलिस उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो किसी से हेल्प मांग सकती हो, लेकिन उसका मतलब क्लेम से होता है। पर रेम क्लेम को अपना प्रॉमिस याद दिलाती है, इसलिए क्लेम कुछ भी नहीं करती। रेम एलिसिया से पूछती है कि क्या अब तक उसने जो कुछ किया वो सब कुछ नाटक था, क्या अब तक उनके साथ बिताए उसके हर पल सब फेक थे। इस सुनने के बाद एलिसिया कुछ भी नहीं कहती और वो यहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि रात हो गई होती है। डियाब्लो रेम को ढूंढते ढूंढते थक जाता है। वो देखते हैं कि अभी वो गिल्ड के पास है। डियाब्लो अंदर हेल्प मांगने का सोचता है, तब यहाँ पर एक बच्चा आ जाता है और वो सिल्वी से कहता है कि उसके फ्रेंड ने पाल्डिन को, रेम और एक छोटी लड़की को
नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के चर्च ले जाते हुए देखा। डियाब्लो तुरंत उधर की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद हमें गलफोर्ड की तरफ ही दिखाया जाता है, जहाँ उसे देखने को मिलता है कि सिटी के बाहर बहुत सारे फॉलन आए हुए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्यों हो रहा है। सेलेस्टिया को ये बात इन्फॉर्म कर दी गई होती है। वो बैरियर को और भी ज्यादा पावरफुल बना रही होती है। यहाँ पर हम देखिए कि सैडलर रेम को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। पहले वो उसके कान को काटता है, फिर उसकी छाती में स्वॉर्ड को घुसा देता है। ये सब देखने के बाद क्लेम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि वो इन सभी को खत्म कर देगी। बार बार क्लेम के ऐसे बीच में टोकने की वजह से सैडलर को गुस्सा आ जाता है और वो क्लेम को भी स्लैश मार देता है। और सैडलर देखता है कि क्लेम कोई ह्यूमन चाइल्ड नहीं है। क्लेम को एक फॉलन समझ के वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। क्लेम का घाव हील हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में इनसे कहती है कि वो इनको खत्म कर देगी। सैडलर क्लेम को और भी ज्यादा स्लैश मारने के लिए आ रहा होता है, पर रेम बीच में आ जाती है और उसको ही स्लैश लग जाता है। रेम के बॉडी से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है। क्लेम को उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता हो जाती है। तभी सैडलर रेम को और भी ज्यादा स्लैश मार देता है। ये देखने के बाद तो क्लेम को हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अवेक हो जाती है। रेम को अभी यहाँ पर समझ में आता है कि क्लेम को गुस्से की जरूरत इससे एलिस का क्या मतलब था। सैडलर यहाँ पर समझ जाता है कि उसके सामने अभी डीमन लॉर्ड है, लेकिन उसे लग रहा होता है कि भाई वो तो गॉड है और वो डीमन लॉर्ड को भी आसानी से हरा देगा। लेकिन अगले ही पल क्लेम उसको उसकी औकात दिखा देती है। इसके बाद क्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करके सैडलर को यहाँ पर खत्म कर देती है। इसके साथ ही उस अटैक का इफेक्ट बैरियर पर भी होने लगता है। सबके सब बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है कि ये क्या हो गया। डियाब्लो यहाँ पर आ जाता है। शेरा भी टर्की शॉट का यूज करके यहाँ पर आ गई होती है। उसने देख लिया होता है कि रेम की हालत क्या हो गई है। डियाब्लो अपने पास के जितने भी हीलिंग पोशन थे वो सब कुछ शेरा को दे देता है और रेम को रेस्क्यू करने को कहता है। यहाँ पर ये सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ट्रू डीमन लॉर्ड अवेक हो गया है। हम देखते हैं कि एलिसा भी एडा के साथ ही होती है। सेलेस्टिया अपनी पूरी जान लगा के बैरियर को लगाए रखी होती है। यहाँ गलफोर्ड दिक्कत में आ गया होता है क्योंकि सामने इतनी सारी फॉलन की आर्मी है और पीछे डीमन लॉर्ड का मैजिक सर्कल आया हुआ है। तभी सिल्वी यहाँ पर आ जाती है और इन्फॉर्म करती है कि वो और डियाब्लो पीछे के सर्कल के एरिया को संभाल रहे हैं, तो उनको वहाँ की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। या डियाब्लो क्लेम से बात करने की कोशिश करता है पर कुछ फायदा नहीं होता। क्लेम अभी अपने सेंसेस को भूल गई होती है, पर डियाब्लो ठान लेता है कि अगर वो सेंसेस को भूल गई है तो वो फोर्सफुली उसके सेंसेस को वापस लाएगा। क्लेम डियाब्लो पे अटैक करने लगती है। उसके अटैक को वो काफी आसानी से डॉज कर पा रहा होता है। शेरा यहाँ रेम के पास आ जाती है। डियाब्लो को क्लेम के अटैक को डॉज करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही होती, पर वो देखता है कि उसके अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है। डियाब्लो दूर रह के ही एक स्पेल को कास्ट करने लगता है। तभी वो देखता है कि क्लेम एक पावरफुल अटैक करने जा रही है। डियाब्लो पहले से ही वॉल्केनिक वॉल को लगा देता है और क्लेम के डार्कनेस ब्रेथ से बच जाता है। इसके बाद क्लेम थंडर से डियाब्लो पे अटैक कर देती है, पर डियाब्लो मैजिक रिफ्लेक्शन का यूज करके उसके अटैक को उसी पे रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन क्लेम का डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो तुरंत ही अटैक करने के लिए आ जाती है। या शेरा रेम को सारे हीलिंग पोशन पिला देती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रेम ठीक हो जाती है। शेरा बहुत खुश हो जाती है कि रेम बिल्कुल ठीक है। वो रेम से पूछते है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। रेम बताती है कि एलिस ने उनको धोखा दे दिया। वो एक डीमन लॉर्ड वर्शिपर है और वो शुरू से ही चाहती थी कि डीमन लॉर्ड फुल्ली रिजरेक्ट हो जाए। उसने रेम का यूज करके क्लेम में हेट्रेड फैला दिया, जिसकी वजह से क्लेम ऐसी हो गई है। यहाँ डियाब्लो अपने स्पेल को लगा रहा होता है। तभी क्लेम का एक अटैक इनके ऊपर भी आ जाता है। एमिल यहाँ पर आके इनको बचा लेता है। डियाब्लो ने सारे यूजफुल जगह पे स्पेल को लगा दिया होता है। अब वो ग्रैंड मैजिक को कास्ट कर देता है। डियाब्लो अपोकलिप्स एबिस से क्लेम पे अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इस अटैक से क्लेम बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाती है और उसका ये सर्कल भी धीरे धीरे बंद हो रहा होता है। क्लेम फिर से उड़ जाती है, पर तभी साइड से शेरा उसे आवाज देती है और रेम भी क्लेम से कहती है कि अभी वो ठीक है तो वो वापस आ जाए। हम देखते हैं कि क्लेम शांत हो जाती है। उसका ये आउटर शेल टूट जाता है और ये सर्कल पूरी तरीके से बंद हो जाता है। क्लेम पहले जैसे हो जाती है। वो रेम से माफी मांगने लगती है कि वो अपने प्रॉमिस को निभा नहीं पाई। रेम उसे कहती है कि कोई बात नहीं है, अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनने के बाद क्लेम बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर इन लोगों को सेंस हो जाता है कि डीमन लॉर्ड स्मॉल हो चुकी है और रेक्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि एडा का प्लान फिर से फेल हो गया। इस बार बस उसने ह्यूमन को साथ ही नहीं दिया बल्कि काउंटलेस फॉलन का समय भी बर्बाद कर दिया। एडा एलिस से कहती है कि उसके सिग्नल देते ही वो सिटी की तरफ भाग जाए। आगे सुबह हो जाती है। सिल्वी यहाँ पर आ गई होती है। उसे पता चल गया था कि क्लेम डीमन लॉर्ड है और वो उसे ऐसे ही सिटी में फ्रीली घूमने नहीं दे सकती। वो सबको समझाने लगती है कि अगर डियाब्लो नहीं होता तो पूरी सिटी खत्म हो जाती, तो क्लेम का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। डियाब्लो भी सिल्वी की बात को समझ जाता है। ऐसा फिर से ना हो इसके लिए उसे बस एक ही आइडिया आ जाता है कि वो क्लेम को भी अपना इंस्लेव बना दे। ये प्लान सुनने के बाद सिल्वी भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। शुरू में क्लेम को इंस्लेव होना ये अच्छा नहीं लग रहा था, पर रेम और शेरा उसे बताती है कि उसे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो दोनों भी डियाब्लो की स्लेव्स है। ये सब कुछ भी नहीं है। क्लेम इसके लिए तैयार हो जाती है। डियाब्लो क्लेम को भी इंस्लेव कर लेता है। आगे सिल्वी इन सब के बारे में गलफोर्ड को रिपोर्ट कर देती है। या ये सभी भी
अपने रूम में आ गए होते हैं, लेकिन रात में हम देखते हैं कि एलिसिया यहाँ पर आके शेरा को बंदी बना लेती है। वो रेम को जिंदा देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। खैर यह एलिसिया अपना एक काम करने के लिए आई होती है। वो इन सबको उसके साथ आने को कहती है। हम देखते हैं कि फॉलन ने एडा को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया होता है और डीमन लॉर्ड फॉलन को तुरंत ही हील कर सकती है, इसलिए एलिसिया ने इन सभी को यहाँ पर लाया होता है ताकि क्लेम एडा को हील कर दे। अभी डियाब्लो को सब पता चल गया होता है कि क्यों एलिसिया और एडा एक दूसरे को देख के हैरान नहीं थे। वो दोनों शुरू से ही साथ में काम करते आए हैं। क्लेम डियाब्लो से पूछती है कि क्या वो एडा को हील कर दे। डियाब्लो इसके लिए हाँ कर देता है। क्लेम एक ही पल में एडा को पूरे तरीके से हील कर देती है। एलिसिया के पास अब जीने के लिए कोई भी वजह नहीं थी, तो वो अपने आप को ही खत्म करने जा रही होती है, पर डियाब्लो उसको रोक देता है। वो उसे फिर से समझाता है कि रिलैक्स रहना चाहिए। यकीनन डीमन लॉर्ड को वर्शिप करना और ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना, ये बातें एलिसिया को बचपन से ही किसी और ने बताई होती है। एलिसिया कहती कि उसने बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए हैं, तो उसको जीने का कोई भी हक है ही नहीं, पर डियाब्लो उसको समझाता है कि दूसरे के कहने पे मत चलो, वो जैसा चाहती है वैसे जियो। आगे हम देखते हैं कि रेम भी एलिसिया को माफ कर देती है और फाइनली एलिसिया भी अब इनकी ट्रू फ्रेंड हो जाती है।